अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से हैं और बहुत अच्छे तरीके से एसडीओ पीरा की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि इस वक्त इसी को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। बाकी वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनको खत्म कर दिया गया है, इसलिए वो अब आइन का दर्जा नहीं रखते। तो आज हम आर्टिकल 241 से आर्टिकल 280 तक को डिस्कस। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट लेक्चर, ठीक है जी। अगर आपने नोट्स लेने हैं या टेस्ट सेशन को हमारे ज्वाइन करना है तो ये नंबर वगैरह नोट कर लें, यहाँ पे इस पे व्हाट्सएप कर दो। आर्टिकल 241 की बात करते हैं जी। एग्जिस्टिंग रूल्स ऑफ सर्विसेज कंटिन्यू अंटिल चेंज। वो कहता है कि एग्जिस्टिंग रूल्स एंड ऑर्डर्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन commencement remain in force until changed by law under article 240। कहता है आर्टिकल 240 के तहत सर्विस वगैरह के रूल्स हैं, सिविल सर्विस के रूल्स हैं या पब्लिक सर्विस के रूल्स हैं, वो कहते हैं वही रहेंगे जो इससे पहले चल रहे हैं, अनटिल अनलेस के इसको चेंज नहीं किया जाता। देखें, एग्जिस्टिंग रूल्स एंड ऑर्डर्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट कब होती है? 14 अगस्त 1973। ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेट है, ये कट ऑफ डेट है। इससे पहले वो कहता है जितने भी सर्विस रूल जो है वो जो कि सर्विस को रेगुलेट कर रहे हैं वो एज इट इज चलेंगे। दीज में बी अमेंडेड बाय द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज एप्लीकेबल। कहते हैं अगर वो फेडरल गवर्नमेंट चाहती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहती है तो वो क्या कर सकती है, उनको अमेंड कर सकती है बाद में, लेकिन फिलहाल जो है वो उनको खत्म नहीं किया गया, वो एज इट इज इसी तरह से चलेंगे। इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 242 पब्लिक सर्विस कमीशन। ये पीपीएससी की बात हो रही है और साथ में एफपीएससी की बात भी हो रही है, ठीक है। पीपीएससी तो सिर्फ पंजाब में है, सिंध में क्या है जी? एसपीएस। बलूचिस्तान में क्या है? बीपीएस। इसी तरह से केपी में क्या है? केपीपीएससी, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस तरह से एजे के पीएससी वगैरह भी है, AJKPSC, तो आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे जो है वो हमारा जो मतवा नजर है वो तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, जो प्रोविंसेस के अंडर है या फिर जो है वो फेडरेशन के अंडर है। फेडरेशन वाले को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, प्रोविंसेस में जो है इसको पंजाब या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, जो भी प्रोविंस हो उससे मुतालिक। तो पार्लियामेंट एंड प्रोविजनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज में इस्टेब्लिश पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर फेडरेशन एंड प्रोविंस। फेडरेशन के लिए भी और प्रोविंसेस के लिए भी क्या बनाए जाएंगे? पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे। अब बच्चों, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपने लोगों को हायर करना है, आपने अपने डिपार्टमेंट चलाने हैं, आपने गवर्नमेंट की मशीनरी को रन करना है, उसके लिए आपको लोग चाहिए। अब आप लोग कैसे लेंगे? क्या आप किसी को भी पकड़ के बिठा लेंगे? नहीं, उसके लिए जो है वो आपको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने एसडीओ पीरा के लिए अप्लाई किया है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये पता हो कि पेपर बिक जाने हैं और इधर उधर से जो है वो आपको मवाद मिलना है, तो आप कभी भी तैयारी ना करें। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है वो लेके आए हैं जिसपे लोगों का ट्रस्ट हो, ताकि वो लोगों को हायर करें, ठीक है। और यंग और टैलेंटेड लोग जो हैं वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आए ताकि वो उसको बहुत अच्छे तरीके से चलाएं। इसी तरह जो है वो सिविल सर्विस के अंदर भी जो है, जो कि एफपीएससी इसको कंडक्ट करता है, कि बेहतरीन माइंड्स जो हैं पूरे मुल्क से जो है उनको इकट्ठा किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनको जो की पोस्ट है उनके ऊपर बिठाया। तो चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, पीएम एडवाइस करता है। वाइल प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर जो है वो इसको अपॉइंट करता है, यानी ऑर्डर गवर्नर करता है। और डिसीजन किसका होता है? सीएम का होता है। तो अगर आपसे आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट किस आर्टिकल के तहत होती है, तो ये हमने देख लिया कि ये आर्टिकल 242 है। इसके बाद है द कमीशन परफॉर्म फंक्शंस एज डिफाइंड बाय लॉ। जो भी फंक्शन लॉ ने डिफाइन किए हैं उसके मुताबिक ये काम करता है। इसका मतलब ये है कि कमीशन के काम के ऊपर पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया हुआ, ठीक है। पार्लियामेंट ने लॉ किसके लिए बनाया हुआ है? एफपीएससी के लिए। और इसी तरह असेंबलीज जो हैं इन्होंने किसके लिए लॉ बनाया होगा? पीपीएससी के लिए, ठीक है। पंजाब में लॉ होगा, एसपीएससी के लिए सिंध में लॉ होगा। तो वो जो प्रोविंशियल असेंबलीज है उन्होंने अपने अपनी लॉ मेकिंग की हुई है कि इसका काम कैसे चलाना है, ठीक है, प्रोसीजर कैसे चलाना है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे होगा। कंडक्ट ऑफ बिजनेस में आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका मतलब कारोबार हरगिज नहीं है। इसका मतलब है कि डेली एक्टिविटी जो है, रूटीन एक्टिविटीज जो है वो किस तरह से रन की जाएंगी। आर्टिकल 243 की बात करते हैं, कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस रेस्ट विद द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा बच्चों, ये बात याद रखें कि ऑल्दो यहाँ पर प्रोविंशियल इकोनॉमी मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो किसके पास है? वो फेडरेशन के पास। इसी तरह से अगर आप गौर करें तो जो डिफेंस है, क्या वो प्रोविंसेस के पास है? नहीं, डिफेंस जो है वो भी प्रोविंसेस के पास नहीं है, बल्कि ये फेडरेशन के पास है। तो ये वो
रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने दियारकी सिस्टम पढ़ा हो सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कि 1919 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, खैर ये किसी और तरफ हम बात चली जाएगी। तो 1919 के अंदर भी जो है वो यही किया गया था कि दियारकी सिस्टम, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसमें कुछ रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे। रिजर्व सब्जेक्ट्स वो थे जो कि इस तरह के इंपॉर्टेंट महकमे थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए थे। बाकी जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे, जो ऐसे महकमे हैं जो ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इरिगेशन वगैरह, पब्लिक हेल्थ वगैरह, ये सारे के सारे उन्होंने उठा के दे दिए प्रोविंसेस को। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि यहाँ पर ऐसे जो सेंसिटिव नेचर के इदारे हैं उनको फेडरेशन ने अपने पास रखा है, और बाकी जो है वो उनको मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के थ्रू जो है वो प्रोविंसेस को दे दिए गए हैं। द प्रेसिडेंट कैन रेज फोर्सेस। रेज फोर्सेस का मतलब है फौज जो है वो बना सकता है। रेज फोर्सेस का मतलब है बनाना और उसकी तादाद बढ़ाना। ग्रांट कमीशन, कमीशन ग्रांट कर सकता है। आपने कमीशन ऑफिसर सुना होगा, कमीशन ऑफिस, ठीक है। तो ये कमीशन ऑफिसर को ग्रांट कमीशन करना, यानी कमीशन अफसरान रखना, यानी कि रेगुलर अफसरान जो है वो इनको रखना है यहाँ। एंड ऑन पीएम्स एडवाइस अपॉइंट्स द सीजेएस सीएस, तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है ये। उसके बाद आर्मी है, आर्मी चीफ है, नेवल चीफ है और एयर चीफ्स हैं, अलोंग विद डिसाइडिंग देयर सैलरीज एंड अलाउंस। उनकी सैलरीज, उनके अलाउंसेस जो हैं वो कौन डिसाइड करेगा? वो भी जो है वो आपके प्रेसिडेंट साहब ही डिसाइड करेंगे। आर्टिकल 244 की बात करते हैं। आर्टिकल 244 इज ओथ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस जो है वो हलफ कौन सा लेती हैं? एवरी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस शैल टेक ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड स्केड्यूल। अच्छा, ये सवाल लाजमी आ जाना है कि ये जो ओथ हैं ये कहाँ पर मेंशन किए गए हैं? ये थर्ड स्केड्यूल आप जब उठा के देखेंगे ना इसका, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा उसके नीचे स्केड्यूल स्टार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, 2 रिपील हो चुके हैं, टोटल 5 है। तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? वहां पर आपको थर्ड स्केड्यूल मिलेगा और उसके अंदर सारा तरीकाकार लिखा होगा कि किस तरह से ओथ लेना है, हलफ कैसे उठाना है। तो वो आपने जरा एक दफा उसको गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद आर्टिकल 245 की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब आर्म्ड फोर्सेस के फंक्शन क्या है? द आर्म्ड फोर्सेस डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स। एक्सटर्नल थ्रेट्स के अगेंस्ट क्या करती हैं? ये पाकिस्तान को डिफेंड करती हैं। एंड में एड सिविल पावर्स व्हेन डायरेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। और जब फेडरल गवर्नमेंट को इनकी जरूरत हो तो ये सिविल पावर्स को, या ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, हेल्प भी प्रोवाइड करती है। सच डायरेक्शंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। ऐसी डायरेक्शंस जो है उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे कोई वाकया हुआ, हम 9 मई वाले वाकये की बात करते हैं, ठीक है। 9 मई वाला वाकया हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ? फौज तलब कर ली गई। अब फौज ने जो है वहां पर, जारी बात है, लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो काफी मुश्किल फैसले भी किए होंगे। तो इस तरह का कोई भी डिसीजन फौज तलब करने का, उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये फौज की तलब की गई और उसने आगे जो है वो क्या किया क्या नहीं किया। एंड हाई कोर्ट्स लूज जुरिस्डिक्शन ओवर एरियाज वेयर आर्म्ड फोर्सेस आर एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर। और जहां पर सिविल पावर की हेल्प कर रही होती है ना आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, सिविल पावर का मतलब है पॉलिटिकल गवर्नमेंट, तो वहां पर हाई कोर्ट वगैरह की कोई जुरिस्डिक्शन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिविलियन गवर्नमेंट की, अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए फौज बुलाई जाती है तो कल को फौज का ट्रायल नहीं किया जा सकता, बिकॉज जारी बात है वो तो उसको पॉलिटिकल गवर्नमेंट के कहने पर बुलाया गया है। और फौज का काम जो है वो तो है ही हुक्म को ओबे करना। आर्टिकल 246 की बात करते हैं, ट्राइबल एरियाज डिफाइंड, फाटा पाटा, प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज वगैरह वगैरह। अच्छा भाई बच्चों, ट्राइबल एरियाज का तो आपको पता है, ठीक है। तो ट्राइबल एरियाज पहले कुछ और होते थे, अब जो है वो कुछ और हैं। तो 18वीं तरमीम के बाद जो है वो फाटा और पाटा जो है उसको क्या किया गया, उन्होंने प्रोविंसेस के अंदर जम कर दिया। तो अभी ट्राइबल एरिया कौन से है वो भी मैं आपको बताता हूँ। शुरू में भी बताया था मैंने, आपको याद होगा, इवन हमने कॉलोनाइजेशन एक्ट के अंदर भी पढ़ा है। ट्राइबल एरियाज इंक्लूड द रीजन ऑफ बलोचिस्तान। अच्छा, इसमें कुछ बलोचिस्तान के ट्राइबल एरिया, खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरिया एंड फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स, अम्ब, चित्राल, दीर, सवात, ठीक है। ये अम्ब जो है वो एक काफी फेमस जो है वो स्टेट है, और ये कहाँ पे है? ये केपी के अंदर है। चित्राल है, दीर है, सवात है, तो ये सारी की सारी क्या है? उधर केपी साइड पे है। अच्छा, इसके बाद क्या है? प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, पाटा। जैसे फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज है, वैसे कुछ प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज भी हैं, ये पार्ट्स ऑफ केपी, जैसे चित्राल है, ये सारी प्रिंसली स्टेट्स, सवात है, कोहिस्तान है, मालाकंड है, अम्ब है, एक्सेट्रा। असल में जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो कोई 563 और कुछ जगहों पे 562 के करीब जो है यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। ये ऐसी स्टेट्स थी जिनको ब्रिटिश ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में नहीं लिया, यानी उनके ऊपर जंग करके उनको जो है वो अनेक्स नहीं किया, बल्कि उन
उन स्टेट्स ने ये कहा कि आप हमें अपना रूल जारी रखने दें, आपने हमसे टैक्स ही लेना है। जंग करने के बाद भी कौन सा ऐसा है कि आपने जो है वो हम सारे बंदे मार देने हैं, तो आपने हमसे टैक्स लेना है, वो वैसे लेते जाए, तो हम आपसे जंग नहीं करते बल्कि आपको वैसे ही टैक्स पे करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो है वो फिर उन्होंने टैक्स वगैरह पे करके अपनी जान छुड़ा ली। और बलूचिस्तान की भी जो है वो कुछ इस तरह के इलाके हैं, कुछ स्टेट्स थी, जैसे जोब है, लोरालाई है, दलबंदीन है, उसके बाद है माड़ी है और बुगटी एरियाज वगैरह हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो बलूचिस्तान के इलाके हैं, इनको प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज कहा जाता है। उसके बाद फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज हैं, बजोड़ एजेंसी है, औरकजई एजेंसी थी पहले, मोहम्मद है, खैबर कुरम, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, और उसके साथ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, अब ये जो क्वाटा के इलाके हैं ना, ये 18वीं तरमीम के बाद, ठीक है, सॉरी 25वीं तरमीम के बाद जो 2018 में हुई है, उसके बाद इसको जम कर दिया गया है फेडरेशन के अंदर। सही है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। ये जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज हैं, इनको केपीके के अंदर ये वाले, और जो प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज थे उनको वो जहां जहां पे जिस जिस प्रोविंस के अंडर आते थे, उस प्रोविंस के अंदर उनको पहले क्या किया गया है, उसको जम कर दिया गया, वो उस प्रोविंस का पार्ट है। तो अब कोई भी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ जो है वो ट्राइबल एरियाज मौजूद हैं। वो कौन से हैं ट्राइबल एरियाज? वो अब जो है वो इस वक्त डीजी खान में है ट्राइबल एरिया। अगर डीजी खान किसी को आना जाना हुआ हो या किसी को जो है वो डीजी खान के बारे में पता हो, तो वहां पर एक मुकाम है फोर्ट मनरो। फोर्ट मनरो जो है वो एक हिल स्टेशन है यहाँ का, साउथ पंजाब का। और ये जो फोर्ट मनरो जिस जगह पे वाक़या है, ये भी क्या कहते हैं इसको, जो है वो कबायली इलाका कहते हैं। वहां पे आम कानून जो है वो नाफिज नहीं होते, बल्कि उस इलाके का एक अपना कानून है, बिकॉज वहां पर जो है वो शुरू से कबायली लोग रहते हैं और वो इन कवानीन को नहीं मानते, उनको किसी और तरीके से चलाया जाता है। 25th अमेंडमेंट की बात हो रही है बच्चों, अभी हमने की है कि 2018 में अमेंडमेंट हुई, कौन सी 25वीं तरमीम हुई है खान साहब के दौर में। फाटा जो है उसको केपी में मर्ज कर दिया गया, और फाटा जो है उसको, जो इलाके केपी के थे केपी में, और जो बलूचिस्तान के थे उनको बलूचिस्तान में डाल दिया गया। अब आप ये कहेंगे कि सर ये कहाँ से आ गए और ये पहले से मर्ज क्यों नहीं थे? ठीक है, और तो अगर पाकिस्तान के अंदर थे और ये इलाके जो हैं वो केपी के साथ ही थे, तो फिर केपी के अंदर उनको मर्ज क्यों नहीं किया गया? ये थोड़ा सा जो है ना वो एक लंबा सवाल है, चलें इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो देखें जरा, अगर ये पाकिस्तान का नक्शा हम लोग देखें, तो ये हमारा मैप है, ठीक है। अब इसमें दिस इज सिंध, दिस इज ये जीबी है, ये आजाद है, ये जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पर जो है वो हम लोग पंजाब बना दिया। तो बच्चों ये जो केपी है ना, केपी की बात करें तो यहाँ पर कुछ इलाके हैं, इधर ये वाले इस जगह पे, यहाँ पर 7 एजेंसी। हुआ ये कि एंग्लो अफगान वॉर्स और उसमें क्या करते हैं, ये वाला इलाका जो है वो अफगानों से जीत लेते हैं, ठीक है। अफगानों से कौन जीती है? ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत लेती है, और उसको हिस्सा बना लेती है अपने ब्रिटिश रूल का। और ये वो जो सारे इलाके हैं, इनको अब केपी के में ऐड करने की बजाय उस जमाने से क्या किया जा रहा था, पॉलिटिकल एजेंट्स के जरिए चलाया जा रहा था, पॉलिटिकल एजेंट्स के जरिए। अब इलाका कौन सा है? ये वाला है। यहाँ पर क्या है? 7 एजेंसीज है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि खान साहब की जब गवर्नमेंट आई है, तो खान साहब चूंकि इन इलाकों का दर्द समझते थे, तो उन्होंने 25th अमेंडमेंट किया आइन के अंदर 2018 के अंदर, और ये जो इलाके फाटा के थे उनको क्या किया, केपी के अंदर मर्ज कर दिया। इस तरह बलूचिस्तान के अंदर भी इलाके थे, जैसे जोब लोरालाई वगैरह है, कहीं जोब है कहीं लोरालाई है, ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट्स की फॉर्म में या प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज के तौर पर मौजूद थे, और वहां का जो है वो एक अपना कानून होता था। अब इन्होंने क्या किया कि उसके तहत 2018 में 25वीं तरमीम के तहत, 2018 में 25वीं तरमीम आपने याद रखनी है, उसके तहत क्या किया, इनको ऐड कर दिया, इनको जम कर दिया। आई होप कि मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको जो है वो इसका कॉन्सेप्ट दे सकूं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 247 बच्चों ओमिटेड है, खत्म कर दिया गया था। उसके बाद है जी 248, प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर। ये जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, मिनिस्टर्स हैं, इनको क्या किया गया, इनको इम्यूनिटी दी गई है, ठीक है। ये इनको क्या दिया गया? इम्यूनिटी दी गई है, यानी कोई भी काम करेंगे जो भी इन गुड फेथ, ऐसा नहीं है कि इनकी करप्शन को इम्यूनिटी दी गई है, बल्कि इन इन गुड फेथ जो इन्होंने काम किए उनको इम्यूनिटी दी गई है कि इनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट अलाउड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग दिस टेन्योर। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ नहीं हो सकती। अगर कोई सिविल केस है, कोई जमीन वगैरह का भी अगर केस है प्रेसिडेंट के खिलाफ या गवर्नर के खिलाफ, तो फिर वहां पर भी प्रायर 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। एफआईए कोई एप्लीकेशन फाइल करने से पहले 60 दिन पहले नोटिस देंगे और उन्हें बताएंगे कि जी ये जो जमीन है ये मेरी है, जिसपे किसी ने कब्जा किया हुआ है, आप लोगों ने ये गलती से कब्जा कर लिया है, तो बराए मेहरबानी ये मेरी जमीन दे दें 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो, अदरवाइज जो है वो मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई करूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनको इम्यूनिटी हासिल है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी या
गवर्नर इम्यून। आर्टिकल 249 की बात करते हैं जी, लीगल प्रोसीडिंग। इफ अ मैटर शिफ्ट्स फ्रॉम फेडरेशन टू प्रोविंस, अगर कोई भी मैटर है वो फेडरेशन के पास है, प्रोविंस में आ जाता है, सही है। या फिर ऑल रिलेटेड पेंडिंग और न्यू लीगल प्रोसीडिंग्स शैल मूव अगेंस्ट द प्रोविंस, शैल मूव अगेंस्ट द प्रोविंस। इसका मतलब है कि उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, वो प्रोविंस में आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि केस जो है वो अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी उससे रिलेटेड उसकी प्रोसीडिंग्स अब तक हो चुकी हैं, वो भी सारी प्रोविंस को शिफ्ट हो जाएंगी। इफ अ मैटर शिफ्ट फ्रॉम प्रोविंस टू फेडरेशन, अगर एक मैटर प्रोविंस से फेडरेशन की तरफ जा रहा है, अब उल्टा है, ठीक है, पहले फेडरेशन से प्रोविंस था, अब प्रोविंस से फेडरेशन है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऑल रिलेटेड पेंडिंग और न्यू प्रोसीडिंग्स मूव अगेंस्ट द फेडरेशन। तो ऐसी सूरत में जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है, न्यू प्रोसीडिंग है, जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मामलात हैं, वो सारे के सारे फेडरेशन को शिफ्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 250 की, सैलरीज एंड अलाउंस। सैलरीज प्रिविलेजेस ऑफ की ऑफिशियल सेट बाय लॉ विद इन 2 years, टिल देन ओल्ड रूल्स अप्लाई। अब वो कहता है कि सैलरीज और प्रिविलेजेस है की ऑफिशियल के, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, सेट बाय लॉ विद इन 2 years, टिल देन ओल्ड रूल्स अप्लाई। उसने कहा सैलरीज एंड प्रिविलेजेस जो 2 साल के अंदर अंदर जो रूल जो है वो बनाए हैं पिछले 2 साल में, टिल देन अब तक, ठीक है, ओल्ड रूल शैल अप्लाई, तो वो ओल्ड रूल जो है वो अभी तक अप्लाई रहे। सेनेट पोस्ट सैलरीज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, सेनेट की जो पोस्ट है उनकी जो सैलरीज है, यानी सेनेट सेक्रेटेरिएट है, उसकी सैलरीज कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर एटसेट्रा कांट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग टर्म। कहते कि प्रेसिडेंट की सैलरी, पीएम की सैलरी, गवर्नर की सैलरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी उनकी टर्म के दरमियान रिड्यूस नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमने पढ़ा था ना कल, अगर वो लग जाए तो भी इनकी सैलरियां जो है वो कम नहीं हो सकती। अब सैलरीज एंड अलाउंसेस जो है, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि सैलरीज एंड प्रिविलेजेस जो है वो जो की ऑफिशियल के हैं, जो लास्ट 2 years से सेट किए हुए हैं अब तक, ठीक है, टिल देन ओल्ड रूल्स अप्लाई, पुराने रूल ही अप्लाई होंगे, ठीक है, क्योंकि जब उसके लिए अदरवाइज नए रूल बनाने पड़ेंगे। अभी इतना जो है वो ज्यादा काम हम नहीं कर सकते कि पुराने सारे लॉज को रिवोक कर दें और नए लॉज बनाने बैठ जाएं, तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो सेनेट की जो पोस्ट है उनकी सैलरीज प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, इसी तरह से सैलरीज जो होती है ना प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, गवर्नर की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ये सारी की सारी जो पोस्ट है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन कहा जाता है। इन सैलरीज को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो जाए, यानी किसी भी केस के अंदर इनकी सैलरी रिड्यूस नहीं की जा सकती, बढ़ाई तो जा सकती है, अलबत्ता कम नहीं की जा सकती। इसके बाद आ जाती है जी नेशनल लैंग्वेज, आर्टिकल 251। नेशनल लैंग्वेज जो है ये वो मामला था जिसके ऊपर जो है वो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में दरार पड़। तो उर्दू इज द नेशनल लैंग्वेज, अरेंजमेंट्स टू रिप्लेस इंग्लिश विद इन 15 years। जब ये आइन नाफिज किया गया 1973 में, तो उस टाइम ये डिसाइड किया गया था कि इंग्लिश को रिप्लेस किया जाएगा उर्दू के साथ विद इन 15 years, 15 साल के अंदर अंदर जो है वो हम इसके लिए अरेंजमेंट्स करेंगे। प्रोविंशियल लैंग्वेजेस में बी प्रमोटेड, और जो प्रोविंशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, इलाकाई जुबानें हैं, जैसे सराइकी है, जैसे सिंधी है, बलोची है, जैसे पश्तो है, इन सारी जुबानों को, जैसे उर्दू है, पंजाबी है, इन सारी जुबानों को क्या किया जाएगा, इनको प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट किया जाएगा मतलब इन जुबानों की तरक्की के लिए काम किया जाएगा, इनके लिए इदारे बनाए जाएंगे, ठीक है, इनके लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जाएंगे, ठीक है। ये जो शायर हजरात वगैरह होते हैं, शायर होते हैं या अदीब होते हैं, इनको जो है वो इनकी हौसला अफजाई की जाएगी ताकि इस जुबान में ज्यादा से ज्यादा काम करें। जिस जुबान के अंदर लिटरेचर जितना ज्यादा पावरफुल होता है, वो जुबान जो है वो उतनी ही ज्यादा तरक्की करती है। उसकी उसकी वजह ये कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ते हैं। इंग्लिश की बात देख लें, इंग्लिश को जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है वो लिटरेरी लोग मिले हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर मिले हैं। उसकी वजह यह है कि आज इंग्लिश वहां पे है जहां पर जो है वो उसने सोचा था, ठीक है। तो अगर ये सब चीजें ना होती, इंग्लिश को प्रैक्टिस करने वाले लोग ना होते, इंग्लिश को यूज करने वाले लोग ना होते, तो शायद इंग्लिश जो है वो आज वो ना होती जो कि इंग्लिश है आज। आर्टिकल 252 की बात करते हैं बच्चों, स्पेशल प्रोविजन इन रिलेशन टू मेजर पोर्ट्स एंड एरोड्रोम। कहते हैं मेजर पोर्ट्स के बारे में, और एरोड्रोम्स का मतलब क्या होता है, एयरपोर्ट को कहते हैं, ठीक है, एरोड्रोम्स का मतलब है एयरपोर्ट। प्रेसिडेंट में सस्पेंड मॉडिफाई एप्लीकेशन ऑफ एनी फेडरल और प्रोविंशियल लॉ टू अ मेजर पोर्ट। किसी भी पोर्ट के ऊपर जो है वो कोई भी जो लॉ है उसको सस्पेंड कर सकती है, या एरोड्रोम के ऊपर कोई भी लॉ है उसको 3 months के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये आमतौर पे जंग के लिए किया जाता है। जब जंग हो जाती है ना, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, मिसाल के तौर पे हमारा कोई अड्डा है, हमारा कोई एयरपोर्ट है, हमारी कोई पोर्ट है, हमने किसी को दी हुई है, अब हमें जो है उसकी जरूरत पड़ गई है, ठीक है।
अब जो है वो हमें हवाई जहाज चलाने के लिए जो है वो एयरपोर्ट की जरूरत पड़ गई है, फाइटर जेट चलाने के लिए जरूरत पड़ गई है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 3 महीने के लिए क्या करेंगे, वहां इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे, स्पेशल प्रोविजन है। तो इसके अलावा जो बाकी यहाँ पे लॉज हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो क्या है, उनकी एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। सच डायरेक्शन डज नॉट अफेक्ट द लॉ ऑपरेशन बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, लॉ के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर्जी तौर पे जो है वो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रुक जाएगी। सही है, लॉ को जो है वो हम यहाँ रिवोक नहीं कर, ये बात देगा। तो ये आमतौर पे जो है वो जंगों के कॉन्टेक्स्ट में होता है। जब जंगें होती हैं तो फिर हवाई अड्डों की जरूरत होती है, बिकॉज जैसे अभी हुआ था कि उन्होंने हमारे कुछ एयरपोर्ट जो है वो तबाह कर दिए, हमने उनके कुछ एयरपोर्ट तबाह कर दिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो एयरपोर्ट्स की हमें जरूरत होती है। आर्टिकल 253 का आप जिक्र करेंगे, पार्लियामेंट में फिक्स मैक्सिमम लिमिट्स फॉर प्रॉपर्टी, ट्रेड और इंडस्ट्री। कहते हैं जी पार्लियामेंट जो है वो मैक्सिमम लिमिट भी फिक्स कर सकती है किसी भी चीज के लिए। कैसे है जी, पार्लियामेंट में सेट मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑनरशिप के एक शख्स या एक फैक्ट्री या एक एंटरप्राइज जो है वो कितनी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, ठीक है, रख सकती है कितनी, 1 मुरब्बा, 2 मुरब्बे, 10 मुरब्बे, 100 मुरब्बे, कितनी लिमिट इम्पोज की जा सकती है। एंड रिजर्व सर्टन ट्रेड बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली फॉर द गवर्नमेंट। और फिर ये भी कह सकते हैं कि ये सर्टन ट्रेड है, ये सर्टन बिजनेसेस हैं, ये सर्टन इंडस्ट्रीज हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही चलाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसे ट्रेड हैं जो कि गवर्नमेंट चला रही है। रेलवे, प्राइवेट रेल तो नहीं है ना, कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट जरूर दिए हुए हैं लेकिन प्राइवेट कोई अपनी ऐसा नहीं है कि किसी ने अपनी छोटी सी पटड़ी बिछा ली हो और ट्रेन चला दी हो। हाँ, किसी की अपनी प्लेस है या कोई पब्लिक प्लेस के अंदर जो है वो अम्यूजमेंट पर्पस के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए चलाई गई हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जो जो इंटरसिटी ट्रेन है एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, इस तरह कोई प्राइवेट नहीं चला सकता। इसी तरह से इसकी जो मिसाल बेहतरीन जो यहाँ पे बनती है वो इलेक्ट्रिसिटी की है। इसी तरह से जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जैसे वॉर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। अब जो जो वॉर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनते हैं वेपन। तो क्या अपनी कोई वेपन इंडस्ट्री लगाना चाहे क्या लगा सकता है? नहीं, नहीं लगा सकता, बिकॉज उसको इजाजत नहीं है। तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो कौन चलाएगा, वो गवर्नमेंट की चलाएगी, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाए या फेडरल गवर्नमेंट चलाए। एनी लॉ अलाउइंग लैंड होल्डिंग बियॉन्ड प्री कमेंसमेंट लीगल लिमिट इज इनवैलिड। कहता है कोई भी लॉ अलाउइंग लैंड होल्डिंग बियॉन्ड प्री कमेंसमेंट लीगल लिमिट्स इज इनवैलिड। अब देखो प्री कमेंसमेंट का एक दौर है ना, प्री कमेंसमेंट यहाँ से अब शुरू करें जरा, ठीक है। मिसाल के तौर पे प्री कमेंसमेंट का लॉ था, वो ये कहता था कि 100 एकड़ से ज्यादा जमीन कोई नहीं रख सकता। इस पे उन्होंने बार लगा दिया, ठीक है। बार कहाँ पे है जी, 100 एकड़, इससे ऊपर जमीन जो है वो कोई नहीं ले सकता। तो कहता है एनी लॉ अलाउइंग लैंड होल्डिंग बियॉन्ड, इससे ऊपर अगर कोई करे, कहता अब कोई लॉ बन जाए वो इस 100 को उठा के 200 कर दे, तो वो क्या है, इज इनवैलिड। उस लॉ को क्या समझा जाएगा, इनवैलिड समझा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपने अब भी कोई, इसका मतलब है लॉ बनाना है, तो इस आइन के से पहले जो प्री कमेंसमेंट लिमिट्स इससे पहले मौजूद थी, उससे ऊपर कोई लॉ मेकिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई आके, कोई पार्टी आए और आके ये कहे कि अच्छा ये जो 100 एकड़ है ये तो कुछ भी नहीं है, ये 100 एकड़ को हम 1000 एकड़ कर देते हैं, ठीक है। तो भाई प्री कमेंसमेंट लिमिट को देखना है, जेन में रखें प्री कमेंसमेंट लिमिट, यानी इस आइन से पहले भी तो जारी बात है आइन मौजूद था ना, ठीक है। 62 का आइन मौजूद था, 56 का मौजूद था, तो उनके तहत भी जारी बात है कमेंस जो लिमिट्स हैं जमीन की वो लगाई गई हैं, ठीक है। कि जमीन जो है वो मैक्सिमम कोई शख्स जो है वो कितनी रख सकता है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स भुट्टो के दौर में भी हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, जो प्री कमेंसमेंट लिमिट है उनको बेंचमार्क रखा जाएगा और उससे ज्यादा लिमिट किसी भी कानून के तहत सेट नहीं की जा सकती। अब आप ये देखें, यहाँ से आपको पता लग रहा है ना कि अब ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ये गाइडलाइंस दे रहा है कि फ्यूचर के जो लॉज हैं उनकी शेप क्या होगी। इसके बाद है जी आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 ये कहता है कि फेलियर टू कंप्लाई विद द टाइम रिक्वायर्ड, कुछ जो है आर्टिकल वो टाइम उसके अंदर मेंशन है, ठीक है। जैसे वो भी लिखा हुआ था कि दफ्तरी जुबान, उसके लिए कोशिश करें कि दफ्तरी जुबान को रिप्लेस करें, यानी कि हिंदी को रिप्लेस करें, और सॉरी इंग्लिश को रिप्लेस करें। पहले इंग्लिश है, उसके लिए अरेंजमेंट करें और उसको हमारी जो कौमी जुबान है उर्दू इसमें कन्वर्ट करें। तो अभी अगर अगर वो टाइम गुजर गया, सारी बात है, वो वक्त गुजर गया, उर्दू जो है वो अभी भी हमारी दफ्तरी जुबान है। तो उन आइन के जो है वो आर्टिकल 254 है, वो ये कहता है इफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स एन एक्ट टू बी डन विद इन द टाइम लिमिट। अगर एक्ट कहता है कि टाइम लिमिट के अंदर अंदर एक काम करना है, ठीक है, जुबान जो है वो 7 साल के अंदर अंदर चेंज करनी ही करनी है, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उस काम को इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। यानी अगर 8वें साल में वो काम हुआ है तो हम ये कहें कि नहीं ये वैलिड नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है। अब इसको करने ना करने का कोई फायदा नहीं है। जो
काम जो है जारी बात है पब्लिक इंटरेस्ट में किया जा रहा है। अगर 7 साल में नहीं हुआ तो 8 साल में हो जाएगा, 8 साल में नहीं हुआ तो 9 साल में हो जाएगा। बट मैरिली जो है वो इस बेस पे हम लोग इसको इनवैलिडेट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको खत्म नहीं करेंगे कि जस्ट बिकॉज के वो काम जो है वो डिले हो गया। बिकॉज उस जमाने के अंदर जो है बड़ी अफरा तफरी थी। उस जमाने के अंदर जो है मुल्क ताजा ताजा भी उसके दो टुकड़े हुए थे, ठीक है, हर तरफ से जो है वो साजिशों के बाजार गर्म थे। इंडिया जो है वो अब मजीद जो है वो तगड़ा हो गया था, ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन में आ गया था। अच्छा भाई, आर्टिकल 255 है ओथ टेकिंग से रिलेटेड, कि उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा। ओथ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शेल बी प्रेफरेबली बी मेड इन उर्दू। कहते हैं जी ओथ जो है वो प्रेफरेबल ये है कि उर्दू में होना चाहिए, और अ लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय अ पर्सन, या फिर उस लैंग्वेज में हो, किसी रीजनल लैंग्वेज में हो, पंजाबी में हो, ठीक है, सिंधी में हो, सराइकी में हो, बलोची वगैरह में हो, पश्तो में हो, किसी भी जुबान में हो, क्योंकि इजीली वो बंदा अंडरस्टैंड कर सके। ऐसा नहीं है कि उसके सामने पढ़ा जा रहा है और उसको पता ही नहीं है कि मैं किस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसके बाद है या पीछे पीछे पढ़ रहा हूँ। इफ द स्पेसिफाइड पर्सन इज अनअवेलेबल, द ओथ मे बी मेड बिफोर समवन नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फेडरल या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रोविंस। अगर जिससे आपने ओथ लेना है वो बंदा अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, मुल्क से बाहर गया हुआ है, बीमार हो गया, ठीक है, या उसको जो है वो और किसी रीजन की वजह से अपना ऑफिस अटेंड नहीं कर रहा है, ऐसी सूरत में क्या होगा? तो अगर वो पर्सन जो है विफाक में है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगा, और अगर वो शख्स जो है वो प्रोविंस में है तो कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट, तरह से जो है वो सिंध हाई कोर्ट। अच्छा, एक लाइन ये रह गई है, ये कहता है कि पर्सन इज कंसीडर टू हैव अज्यूम्ड द ऑफिस ऑन द डे दे मेक द। जब वो ओथ लेता है तभी ये समझा जाता है कि इसने ज्वाइन किया। अगर उससे पहले बेशक वो ज्वाइनिंग वगैरह दे के डॉक्यूमेंट साइन करके वो बैठा रहे, बैठा है तो बैठा रहे, उसकी ज्वाइनिंग कंसीडर ही उस वक्त होगी जब वो ओथ लेगा, हलफ लेगा, ठीक है, और वो ये वादा करेगा कि वो अपने जो भी आईनी हदूद है उससे बाहर नहीं जाएगा। आर्टिकल 256 है जी, प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन प्रोहिबिटेड। कोई भी शख्स अपनी प्राइवेट मिलिट्री नहीं बना सकता, जिसको मलेशिया कहा जाता है। प्राइवेट मिलिट्री जो है वो बैन है, बैन। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा ना हो कि मुल्क के अंदर कोई अपनी प्राइवेट मिलिट्री बनाए और फिर हुकूमत के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर दे, या उस जो फौज है उस पर चढ़ाई करे। तो फॉर्मेशन ऑफ एनी प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कोई भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी फॉर्मेशन क्या है? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन कौन सी? प्राइवेट। अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं अपने, मेरी बहुत सारी जमीनें हैं, तो उसके लिए जो है वो मैं कोई प्राइवेट मिलिट्री बना लूं, ठीक है, कोई फोर्स ऐसी बना लूं, उनको वर्दियां अपनी मर्जी से दे दूं, वेपन अपनी मर्जी से दे दूं, तो इस तरह से कोई भी अपनी फोर्स नहीं बना सकता। एनी सच ऑर्गेनाइजेशन शैल बी डीम्ड इलीगल। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो वो इलीगल कंसीडर होगी, उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आर्टिकल 257 की बात करते हैं, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिलेशनशिप विद कश्मीर। अच्छा भाई, कश्मीर के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा होगा? कश्मीर के बारे में अभी तक कोई प्रोविजन नहीं आई थी, तो यहाँ पर ये आर्टिकल 257 आ गया। अब आप ये भी कहेंगे कि सर क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो यस, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह के जो कि बिल्कुल डिफरेंट हैं आर्टिकल, वो आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। अब देखिए, कश्मीर के बारे में एक आर्टिकल, आर्टिकल 257 हर किसी को पता होना चाहिए। तो व्हेन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसाइडेड टू एक्सीड, ये वो डिसाइड करेंगे कि वो पाकिस्तान को एक्सीड करना चाहते हैं। एक्सीड का मतलब पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। रिलेशनशिप विद पाकिस्तान शेल बी डिटरमिन्ड बाय देम। तो फिर हम राइट उनको दे देंगे कि वो पाकिस्तान के साथ किस किस्म के रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। क्या वो पाकिस्तान के साथ जो है वो जस्ट और जो है वो रस्मी से ताल्लुकात रखना चाहते हैं, या जो भी जो है वो चाहते हैं, वो उनकी मर्जी के ऊपर डिसाइड किया जाएगा, हम उनके ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे। आर्टिकल 258 की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ टेरिटरीज आउटसाइड प्रोविंस। क्या टेरिटरीज होती हैं कुछ जो आउटसाइड प्रोविंस होती हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। अनटिल पार्लियामेंट मेक्स ए लॉ, the president may issue an order for the peace and good governance of any part of Pakistan not included in the group। कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए किसी एक प्रोविंस को, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करने के लिए किसी एक प्रोविंस को, उस प्रोविंस से बाहर कोई हिस्सा जो है, कोई एरिया जो है वो दिया जा सकता है कि ठीक है आप इसको संभालें, ये आपके ज्यादा करीब है, तो इसको आप संभालें और इसको जो है वो आप ठीक करें, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो मेंटेन करें, उसको बेहतर करें। अच्छा भाई, ये वाला आर्टिकल जो है वो भी बड़ा फेमस है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है अवार्ड से, ठीक है, वो जो अवार्ड सेरेमनी होती है 14 अगस्त, 23 मार्च, 6 सितंबर को, तो आर्टिकल 259 के तहत है जी जो अवार्ड दिए जाते हैं, जो ऑनर है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वगैरह, तमगाए जुर्रत और वगैरह। अब देखें जी, सिटीजन कैनॉट एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल ऑनर्स
और डेकोरेशंस विदाउट फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर कोई भी शख्स जाके कोई किसी किस्म का कोई फॉरेन टाइटल नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पर अगर किसी को नोबेल प्राइज जो है वो अनाउंस कर देती है नोबेल कमेटी, तो वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर खुद ही जाके वो लेके आ जाए, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ओनली द प्रेसिडेंट में अवार्ड डेकोरेशन फॉर गैलेंट्री, गैलेंट्री कहते हैं बहादुर, आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्स सर्विसेज, academic, sports, science, technology, medicine, arts and public service distinction as defined by law। तो कहते हैं ये सारे के सारे एरियाज हैं जिनको मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड्स दिए जाते हैं, ऑनर्स दिए जाते हैं। ठीक है, ऑल टाइटल्स ऑनर्स गिवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंसमेंट एक्सेप्ट फॉर गैलेंट्री, आर्म्ड फोर्सेस, एकेडमिक डिस्टिंक्शंस आर अनल्ड। कहते हैं कि इस लॉ की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से पहले अगर किसी को कोई इस तरह के ऑनर दिए गए हैं, टाइटल दिए गए हैं, सिवाय इनके गैलेंट्री के ऊपर, बहादुरी के ऊपर कोई लड़ा है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन के ऊपर जो है वो किसको मिला है, तो वो इसमें शामिल नहीं है, उसको वापस नहीं किया जाएगा। बाकी सारे के सारे अनल कर दिए जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे। अनल का मतलब क्या है? कैंसिल। जैसे अनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने इंडो पाक हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, अनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अनलमेंट का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना, खत्म कर देना। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 260 को, डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब यहाँ पे मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, माइनॉरिटीज वगैरह, उनको डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 260 है, डिफाइंस की कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स सच एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? जब तो लॉ को कहते हैं, लॉ जो इम्पोज जो है वो पास किया जाता है और इन्फोर्स किया जाता है। उसके बाद प्रोविंशियल लॉ है, सिटीजन की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, जज की डेफिनेशन है, गवर्नर की डेफिनेशन है, उसके बाद सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन है, उसके बाद टैक्सेशन की डेफिनेशन है। ये सारी की सारी जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 260 के अंदर दी गई है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये सारी डेफिनेशन कहाँ पे है? आर्टिकल 260 के अंदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखिए अंदाजा हो रहा होगा ना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके अलावा देखें जी, इट ऑल्सो क्लेरिफाइज द मीनिंग ऑफ मुस्लिम। अब मुस्लिम के मीनिंग भी इसमें क्लेरिफाई किए गए आर्टिकल 260 के अंदर। हु बिलीव्स इन द वननेस ऑफ अल्लाह एंड बिलीव इन फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा शख्स, मुस्लिम की क्या डेफिनेशन? जो अल्लाह के एक होने पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन रखता है, ठीक है, कलमे के ऊपर यकीन रखता है, इन शॉर्ट ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एंड नॉन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज, अहमदीज, कादियानीज और बाहीज हैं, ठीक है, बाहीज हैं, ये भी एक जो है वो सेक्ट है। और स्केजुअल कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट जिनको कहा जाता है, जो अनटचेबल्स हैं, निचले दर्जे के हिंदू हैं, उनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। तो ये सारे के सारे लोग जितने भी हैं, इनकी भी जो है वो डेफिनेशन थोड़ी बहुत की गई है और उनका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो मुस्लिम्स को नॉन मुस्लिम से यहाँ पर बेसिकली डिस्टिंग्विश किया गया है। इसका पर्पस क्या है? इस आइन में इस आर्टिकल को डालने का मकसद क्या है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को अलग से डिस्टिंग्विश किया जा सके, ठीक है, ताकि दीन के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। आर्टिकल 261 की बात करते हैं। पर्सन एक्टिंग इन ऑफिस टू बी रिगार्डेड एज सक्सेसर टू द प्रीवियस ऑक्यूपेंट इन ऑफिस। अब देखें भी, पर्सन एक्टिंग इन ऑफिस नॉट टू बी रिगार्डेड एज इज सक्सेसर टू प्रीवियस ऑक्यूपेंट इन ऑफिस। अगर कोई बंदा एक्टिंग चार्ज पे है, यानी कि 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या 1 मंथ के लिए, अगर कोई शख्स जो है एक्टिंग चार्ज पे, ठीक है, जैसे एक्टिंग मैनेजर होता है, सही है, जैसे जो है वो एक्टिंग रोल में वो काम कर रहा होता है, एक शख्स गया है और कुछ दिन के लिए वो आके उसकी सीट पे बैठ गया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो क्या होगा? नॉट टू बी रिगार्डेड एज, वो जो एक्टिंग ऑफिसर है ना, वो उसको उसका सक्सेसर नहीं समझा जाएगा। ये नहीं समझा जाएगा कि उसके जाने के बाद ये आया। सक्सेसर वही होगा जो उसकी जगह पे पोस्टिंग लेके आएगा, ट्रांसफर होके आएगा, ठीक है, प्रीवियस ऑक्यूपेंट की जगह पर। इसके अंदर भी इसकी डिटेल भी यही है। आर्टिकल 261 क्या कहता है? आर्टिकल 261 ये कहता है, अ पर्सन एक्टिंग इन एन ऑफिस, ठीक है, ऑफिस के अंदर उसके पास कोई एक्टिंग चार्ज, इज नॉट कंसीडर्ड द प्रीडिसेसर और सक्सेसर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द परमानेंट ऑफिस होल्डर। ठीक है, सॉरी अगर कोई गलत वर्ड पढ़ जाऊं, मुझे ये थोड़ा सा जो है ना उसमें छोटी फॉन्ट है, एक तरह से जो है उसको देखने में थोड़ा मसला हो रहा है। अ पर्सन एक्टिंग इन एन ऑफिस इज नॉट कंसीडर्ड द प्रीडिसेसर और सक्सेसर ऑफ द परमानेंट ऑफिस होल्डर। मिसाल के तौर पे एक ऑफिसर है, वो जो है वो बीमार हो गया, ये लोग अब कुछ दिन के लिए जो है वो एक्टिंग चार्ज पे एक और बंदा आ गया, उसके बाद वो शख्स जो है वो दोबारा अगेन आके उसने 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद ज्वाइन कर। तो इसका क्या मतलब है कि इसका ये जो एक्टिंग है, ये क्या इसका सक्सेसर हो जाएगा पहले वाले ऑफिसर का? नहीं, सक्सेसर नहीं होगा, बल्कि ये कंटिन्यूटी जो है वो परमानेंट, जो रेगुलर वहां पे अपॉइंटेड है उनके साथ ही चलेगी, ठीक है, उनके एक दूसरे का सक्सेसर नहीं समझा जाएगा। अब ये नहीं समझा जाएगा कि इसका सक्सेसर, इसके बाद इसका जानशीन जो है, सक्सेसर क्या है, इसका जानशीन जो है वो ये वाला ऑफिसर है, बल्कि ये ऑफिसर नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ
एक्टिंग चार्ज पे है। आर्टिकल 262 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो याद कर ले इसको। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो इसमें यूज होगा। ग्रिगोरियन कौन सा है? ये जनवरी फरवरी वाला, ठीक है। ये हमारा इस्लामिक कैलेंडर भी नहीं है, ये हमारा देसी कैलेंडर भी नहीं है, बल्कि ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो कि अंग्रेज वगैरह इस्तेमाल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। अब ये उसने बताया है कि फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड्स ऑफ टाइम शेल बी reckoned अकॉर्डिंग टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के तहत जो है वो पीरियड को देखा जाएगा। इसका मतलब है कि किसको फॉलो किया जाएगा, यानी किसी भी चीज को डिसाइड करना है। एक शख्स जो है उसको कहा गया कि तुमने जनाब 15 तारीख को आके ये काम जो है वो करना है, 15 तारीख तक तुमने ये जुर्माना जमा कराना है। तो वो कहे कि वहां पे जाके ये प्ली ले ले कि जी ये तो मैं तो देसी महीने की समझ रहा था, या तो मैं इस्लामी महीने की 15 तारीख समझ रहा था, उसमें तो अभी टाइम पड़ा हुआ है। तो इस तरह की आके ताकि कोई प्ली ना ले, तो इसलिए क्या किया गया है, इस तरह के जो तमाम लकूनाज हैं आइन के अंदर, उनका रास्ता उन्होंने पहले से ही बंद कर दिया कि कल को कोई आके कोई इस तरह का झूठा क्लेम ना करे। उसके बाद आर्टिकल 263 है, जेंडर एंड नंबर, जेंडर एंड नंबर। और ये क्या है? आर्टिकल 263 है, वेन एवर द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ यूजेस द वर्ड लाइक हिम इट शुड बी अंडरस्टूड टू इंक्लूड शी और हर। अगर आप आइन को पढ़े, अब तक आपने कहीं पे हर पढ़ा है, कहीं पे आपने शी पढ़ा है, ही लिखा हुआ है, हिम ही लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? क्या शी और हर जो है इंक्लूडेड नहीं है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। उसने कहा है कि ही में शी भी इंक्लूडेड है, ठीक है, और हिम में हर भी इंक्लूडेड है, सही है। तो खवातीन जो है उनके ऊपर भी ये लागू होता है, मर्दों के ऊपर भी लागू होता है। एग्जाम्पल उसने एक बताई हुई है, देख लेते हैं क्या। इफ लॉ सेज एनी पर्सन हु डिसोबेज शेल बी पनिश एंड ही शेल आल्सो बी अप्लाइज टू द वुमेन। तो यहाँ पर ही कहा उसने, तो अगर कोई शख्स ये कहे कि अगर मैंने डिसोबे तो किया है, लेकिन जो है वो मुझे तो कहा ही नहीं गया, ठीक है, तो एंड ही शेल, एनी पर्सन हु डिसोबेज शेल बी पनिश्ड एंड ही शेल। तो यहाँ पर ही जो है उसके साथ साथ इसको ही भी समझा जाएगा। ये अंडरस्टैंड है, ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल है, ये अंडरस्टूड है। सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल एंड प्लूरल इंक्लूड सिंगुलर। अगर कोई वर्ड यहाँ सिंगुलर में यूज हुआ, इसका मतलब है कि वो प्लूरल्स के ऊपर भी अप्लाई होगा। अगर प्लूरल्स के लिए यूज हो गया तो वो उसके सिंगुलर के लिए भी अप्लाई होगा। मतलब कैसे? कहा गया है ना हर जगह पे आ मिनिस्टर, ठीक है, आ गवर्नर, ठीक है। तो नंबर ऑफ गवर्नर्स के लिए भी अप्लाई होगा, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी अप्लाई होगा। तो कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर जी आइन के अंदर जो है वो तो आ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर का जिक्र किया गया था, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो जनरल बात की गई है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि आइन जो होती है वो एक जनरल गाइडलाइन होती है। सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल एंड प्लूरल इंक्लूड्स सिंगुलर। अ वर्ड रिटन इन सिंगुलर फॉर्म आल्सो अप्लाइज टू प्लूरल केसेस। सिंगुलर में है तो प्लूरल के भी अप्लाई होगा, अंडरस्टूड बात, एंड वाइस वर्सा, और इसके उलट भी होगा। एग्जांपल देख लें जी। इफ लॉ सेज a minister shall, ठीक है, a minister shall, it may also cover more than one minister, ठीक है। a minister का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के ऊपर ये कानून लागू हो रहा है और बाकी सब के ऊपर लागू नहीं होता। इसका मतलब है मिनिस्टर्स, अगर एक से ज्यादा मिनिस्टर हैं तो भी वो उसके अंदर शामिल है, ठीक है, एक से ज्यादा मिनिस्टर्स भी शामिल हैं। और अगर कहीं पे जो है वो मिनिस्टर्स की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि एक सिंगल मिनिस्टर जो है वो भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि इन सबको जो है वो इकट्ठा देखा जाएगा, बल्कि हर किसी को अलग-अलग देखा जाएगा। तो इसकी समझ आई है भाई? किसी को समझ आई है या नहीं आई? आई होप के समझ आ गई होगी आप, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जी आर्टिकल 264, इफेक्ट ऑफ रिपील ऑफ लॉ डज नॉट इफेक्ट पोस्ट ऑपरेशन, सही है। अगर कोई लॉ रिपील हो गया, कैंसिल हो गया, सही है, तो डज नॉट रिवाइव ओल्ड लॉज और अनडू एक्शन ऑलरेडी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिन लॉज को उसमें रिपील किया गया था, ठीक है, जाहिर बात है ये लॉ है, इस ये भी किसी लॉ को रिपील करके आया होगा, तो ओल्ड लॉ जो है वो रिवाइव हो गए हैं। और ना ही ऐसा होगा कि अनडू एक्शंस ऑलरेडी टेकन, या फिर और इस लॉ के तहत जो भी एक्शंस लिए गए हैं वो भी क्या होगा, वो इनवैलिड करार नहीं दिए जाएंगे, सही है, ऐसा नहीं होगा। अब वो ये कहता है कि राइट्स, ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटीज, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अंडर द रिपील्ड लॉ रिमेन वैलिड एंड इन्फोर्सेबल। वो वैलिड रहेंगे और वो इन्फोर्सेबल रहेंगे। जारी बात है, लॉ को आपने रिपील कर दिया, लेकिन उस लॉ के तहत आपने जिन लोगों को जो जो प्रिविलेजेस वगैरह दी थी, ठीक है, जो रियायतें वगैरह दी, वो आप उसको खत्म तो नहीं कर सकते। आर्टिकल 265, टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कमेंसमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये इसका टाइटल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दिस इज द टाइटल। टाइटल आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है। और ये आर्टिकल क्या? 265 है। केम इनटू फोर्स ऑन 14 अगस्त 1973। हमें पता है कि ये कमेंसमेंट कब हुई है? 14 अगस्त 1973। अब उसने कहा है कि अगर कोई रूल बनाने हैं, कोई अपॉइंटमेंट्स करनी है, ठीक है, बंदे रखने हैं, कोई प्रिपरेशंस करनी है, तो फिर वो जो है वो इनेक्टमेंट और कमेंसमेंट की डेट के दरमियान ये कर लिया जाए, ठीक है। तो हमें पता है ना
ये 12 अप्रैल को जो है वो ये अप्रूव हो गया था, और उसके बाद फिर तब से उससे लेके 14 तक इसको रखा गया। ये एक इनेक्टमेंट है और ये क्या है, कमेंसमेंट। अच्छा जी, ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया आर्टिकल 265 ने कहा कि अगर कोई रूल मेकिंग करनी है, क्योंकि हमने इसको कमेंस करना था ना 14 अगस्त को 1973 को, कहते हैं उसके लिए कोई कोई रूल बनाने हैं, कोई अपॉइंटमेंट्स करनी है, कोई तैयारियां वगैरह करनी है, तो भाई वो कर ले। ठीक है, बिटवीन इनेक्टमेंट से इन्फोर्समेंट के या कमेंसमेंट के दरमियान दरमियान में ये काम कर ले। अच्छा जी, आर्टिकल 266 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये आपका सवाल लाजमी आएगा। रिपील या रिपील ऑफ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972। 1972 के अंदर जो है 71 के बाद जब जो भी कुछ हुआ उसके बाद क्या है कि एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया मुल्क को चलाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको रिपील कर दिया गया बाद में, जब 1973 का जो है वो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन आया। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल रिलेटेड एक्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑर्डर, मॉडिफिकेशंस, एडिशन, अमेंडमेंट्स वगैरह जो है उन सबको क्या किया गया, रिपील कर दिया। असल में ये सारे के सारे जो काम है वो इमरजेंसी में किए गए थे। ठीक है, इमरजेंसी की एक कंडीशन थी, लोगों ने बगावत कर दी थी। ठीक है, मुक्ति बाहिनी उठ खड़ी हुई थी, इंडिया ने फौजें घुसा दी, ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ था कि मुख्तलिफ किस्म की मॉडिफिकेशंस, एडिशंस, अमेंडमेंट्स वगैरह करनी पड़ी आइन में। उन सबको डिलीट कर दिया गया, आइन को जो है वो दोबारा से पाक कर दिया गया इन सारी की सारी कबाहतों से। आर्टिकल 267 देखते हैं, ये क्या कहता है, ट्रांजिशनल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज। अब देखो, प्रेसिडेंट की वो पावर की बात कर रहा है, कहता विद इन 3 मंथ्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंसमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल की कमेंसमेंट के 3 महीने के अंदर अंदर अगर कोई मसले मसाइल आते हैं, प्रेसिडेंट में इशू ऑर्डर टू रिमूव डिफिकल्टीज। कोई डिफिकल्टी आती है तो उसको रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऑर्डर करेगा कि भाई ये मसला हल करें। यानी नया आइन है ना, उसको सारी बात इंप्लीमेंट करना है, तो उसको इंप्लीमेंट करने में मसले मसाइल तो होंगे, तो ये टेलर मेड तो है कोई नहीं, सही है। तो मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये उनकी जो नीड्स हैं उनको केटर करे, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे, सही है। एंड मेक नेसेसरी अडेप्टेशंस, मॉडिफिकेशंस, एडिशंस वगैरह, तो इसके अंदर जो भी अडेप्टेशंस वगैरह चाहिए हैं वो भी की जा सकती हैं। तो प्रेसिडेंट जो है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज करे, और उसके अलावा उसके में जो अडॉप्टेशंस करनी है, उसमें कोई मॉडिफाई करना है, कोई ऐड करनी है, ठीक है, कोई लॉ बनाना है उसके ऊपर, कोई ओमिशंस वगैरह हैं इसमें, आइन के अंदर कोई गलतियां वगैरह हैं तो उनको वो ठीक करवा सकता है। पार्लियामेंट्री, लेकिन यह है कि अमेंडमेंट नहीं कर सकता, ये बात ज़हन में रखिएगा, अमेंडमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पे कहीं भी उसने अमेंडमेंट का जिक्र नहीं किया। मॉडिफिकेशंस हैं, एडिशंस हैं, ओमिशंस हैं, यानी कोई चीज गलती से जो है वो नहीं लिखी जा सकी, कोई चीज ऐड नहीं की, कोई कॉमा शोमा ऐड नहीं किया गया, कोई मॉडिफिकेशन उसकी होने वाली रहती है। ठीक है, कुछ भी मॉडिफाई, छोटी मोटी चेंजेस, बट जिससे उसका मीनिंग चेंज ना हो, ये बात ध्यान में रखिएगा। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट क्या है, सच ऑर्डर रिमेन वैलिड अनलेस डिसअप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस और बाय जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। अब उसने ये कहा है कि ये जो पावर दी गई है ना प्रेसिडेंट को कि वो आइन को जो है वो नाफिज करने के लिए जो भी डिफिकल्टीज है उनको रिमूव करे और नेसेसरी जो भी चीजें हैं वो करे। तो उसने एक और बात भी कही है कि सच ऑर्डर रिमेन्स वैलिड, ये ऑर्डर उस वक्त तक वैलिड रहेंगे अनलेस डिसअप्रूव्ड बाय बोथ हाउस, जब तक जो है वो दोनों हाउस उसको डिसअप्रूव ना कर दे, और बाय जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, और या फिर वो इकट्ठे एक जॉइंट सेशन बुलाएं और उसको फिर खत्म कर दें। अगर इन केस ऑफ कोई डिसएग्रीमेंट है उन दोनों का आपस में, तो फिर वो एक जॉइंट सेशन बुला के इकट्ठे भी मिलके बैठ के फैसला कर सकते हैं। अब यहाँ ट्रांजिशनल पावर्स की बात हो रही है। ट्रांजिशन होता है एक चीज से दूसरी चीज के अंदर दाखिल होना। इससे पहले जो है वो हमारे पास आइन कौन सा था, एक अबूरी आइन था 1972 का। उससे पहले कौन सा था, 62 का आइन। उससे पहले कौन सा था, 56 का आइन था। अब आपको पता है कि 1947 से लेकर 1956 तक कौन सा आइन यूज हुआ है, तो वो था गवर्नमेंट, ये भी सवाल जो है वो अक्सर आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट जो है वो 1947 के अंदर हमने इन्फोर्स किया था, क्योंकि हमारे पास अपना आइन तो था नहीं। अपना आइन तो पहला जाके फिर हमने बनाया है कब, 1956 में, जिसको 56 का आइन कहते हैं, जो कि बाद में खत्म कर दिया गया था। आर्टिकल 267 ए की बात करते हैं, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। सारी बात है, अब प्रेसिडेंट को पावर भी दी गई है कि वो डिफिकल्टीज रिमूव करे ताकि ये जो ट्रांजिशन है ये स्मूथली हो जाए। 18th अमेंडमेंट डिफिकल्ट। अच्छा भी 18th अमेंडमेंट कब हुई है, 18th अमेंडमेंट जो है वो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 18th अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये हुई है 2010। किसने की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है। प्रेसिडेंट कौन था यहाँ पर इस वक्त, जरदारी, जरदारी था जी प्रेसिडेंट, और इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। अब उसमें उसने क्या कहा, आर्टिकल 267 ए कहते 18th अमेंडमेंट में जो डिफिकल्टीज हैं, इफ इशू अराइज इन इम्प्लीमेंटिंग द 18th अमेंडमेंट द मैटर इज रेफर टू बोथ हाउसेज फॉर ज्वाइंट सिटिंग। तो मैटर जो है वो रेफर कर दिया जाएगा दोनों हाउसेज को, वो ज्वाइंट सिटिंग में क्या करेंगे, उसका फैसला कर लेंगे। उसके बाद अडेप्टेशन पावर है जी, उसमें वो ये मॉडिफिकेशन एडिशन वगैरह जो है वो अगर उसमें पार्लियामेंट अलाउ करे तो वो हो सकती है।
टाइम लिमिट क्या है? दिस पावर वॉज वैलिड फॉर 1 year ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद 1 साल तक ये जो पावर है ये वैलिड है, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज वाली है। तो यहाँ पावर टू रिमूव डिफिकल्टी किसके पास है? ये यहाँ पर दोनों हाउसेज के पास है, ठीक है। यहाँ प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ जो पावर टू रिमूव डिफिकल्टी है वो क्या है? दोनों हाउसेज के पास। 267B देख लें, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। क्लेरिफिकेशन क्या है? डिक्लेयर्स दैट अंडर 17th अमेंडमेंट 2003 के अंदर जो की गई थी, आर्टिकल 152A वाज ओमिटेड एंड आर्टिकल 179 एंड 195 सब्स्टिट्यूटेड। यानी आर्टिकल जो 17वीं तरमीम की गई थी उसमें आर्टिकल 152A जो है उसको खत्म कर दिया गया है, आर्टिकल 179 जो है उसको और 195 को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, उसको चेंज कर दिया गया। इफेक्ट क्या है? दीज चेंजेस आर डीम्ड टू हैव ऑलवेज बीन वैलिड डिस्पाइट द रिपील ऑफ द अमेंडमेंट। इसके बाद है जी आर्टिकल 268, continuous in force and adaptation of certain law. All existing laws remain in force। कहते हैं जितने भी existing law हैं वो अपनी जगह कायम रहेंगे unless altered, जब तक इनको चेंज ना किया जाए, रिपील कैंसिल ना कर दिया जाए या उनमें अमेंडमेंट यानी कि तरमीम ना कर दी जाए, बट मस्ट कंफॉर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो इख्तिलाफ नहीं होने चाहिए। वो मस्ट कंफॉर्म का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होने चाहिए, ठीक है, मुताबिकत रख। The president and the authorized governor can adopt laws within 2 years to align with the constitution subject to the legislative approval। ये तो प्रेसिडेंट है और जो ऑथराइज गवर्नर्स हैं यानी कि जो भी गवर्नर्स हैं कैन अडॉप्ट लॉज, कहते हैं वो लॉ बना सकते हैं विद इन 2 years टू अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जो जिन जिन लॉज की जरूरत है वो बनाए और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन रखे, सब्जेक्ट टू द लेजिस्लेटिव अप्रूवल। लेजिस्लेटिव अप्रूवल का क्या मतलब है? लेजिस्लेटिव अप्रूवल का मतलब ये है कि अगर फेडरल है तो फिर नेशनल असेंबली और सेनेट की अप्रूवल, और अगर जो है वो कोई प्रोविंस है तो फिर जारी बात है असेंबलीज की अप्रूवल होगी। तो अब उसने ये कहा है, असल में आर्टिकल 268 का पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि उसने कहा है कि जो लॉ पहले से चल रहे हैं उनकी कॉन्टिन्यूअस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट मस्ट इंटरप्रेट लॉज टू कंप्लाई विद कॉन्स्टिट्यूशन इवन इफ नो अडॉप्टेशन हैज बीन मेड। कहते कोर्ट जो है वो लाजमी किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करेगी टू कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, इवन इफ नो अडॉप्टेशन हैव बीन मेड। अगर उसके अंदर कोई अडॉप्ट वगैरह कोई चीज जो है वो चेंज नहीं की गई तो भी उसको वो चेक करेगी कि ये जो लॉ बना है, जो भी नया लॉ बनाया जा रहा है, क्या ये आइन के साथ मुतसादिम तो नहीं है। तो कोर्ट को जो है वो ये भी पावर दे दी। आर्टिकल 269 को देखते हैं, ये वैलिडेशन ऑफ लॉ है। आफ्टर प्रोक्लेमेशंस प्रेसिडेंट ऑर्डर, मार्शल लॉ रेगुलेशंस ऑर्डर्स एंड द लॉज मेड बिटवीन 20th December 1971 to 20th April 1972 are deemed valid regardless of any court judge। ठीक है, सारी प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन कहते हैं ऐलान को, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो 20 दिसंबर 1971 से लेके 20 अप्रैल 1972 के दरमियान में जो है वो क्या किया गया था? असेंबली जो है वो इमरजेंसी लगाई गई, प्रेसिडेंट ने मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर्स दिए, ठीक है, मार्शल लॉ लगा दिया गया, और इसके अलावा जितने भी ऑर्डर्स दिए गए, जो भी लॉज बनाए गए या वर्क फॉर द टाइम फोर्स किए गए, सही है, इस सारे दौरान में आर डीम्ड वैलिड। उसने कहा है कि ये सारे के सारे वैलिड हैं। अब यहाँ पे ये था कि अगर आप गौर करें तो ये जिस वक्त की हम बात करें तो भुट्टो साहब ने जो है वो ताजा ताजा एक एडवेंचर किया था जो कि सपूत ढाका की शक्ल में, जिसका जो है वो यहाँ पर इम्पैक्ट निकला था। तो रिवॉल्ट हुआ थी, बड़ा जबरदस्त किस्म की बगावत हुई और हमारे मुल्क जो है वो दो टुकड़ों में हो गया। अब उनको ये था कि बाद में आने वाले लोग जो है कोर्ट में चैलेंज ना करें, इसके ऊपर हमें सजाएं ना दे। तो इन सारे के सारे जो एक्शंस हैं उनको वैलिडेट किया गया, वैलिडेशन ऑफ लॉज, यानी इस दौरान में जितने भी लॉज बने हैं उन सबको क्या कर दिया गया? वैलिडेट कर दिया गया, रिगार्डलेस ऑफ एनी कोर्ट जजमेंट। कहते कोर्ट की कोई भी जजमेंट हो लेकिन ये वैलिड ही है। एनी एक्ट ऑर्डर्ड और प्रोसीडिंग डन अंडर दोज पावर्स ड्यूरिंग द पीरियड आर लीगली वैलिड। कहते उसने कहा कि जो भी जो है वो ऑर्डर वगैरह दिए गए हैं, अपनी पावर्स को जो भी इस्तेमाल किया गया है, एंड कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनी कोर्ट, और किसी कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा ना हो कि कल को कोई जो है इनका ट्रायल करना शुरू कर दे कि आए जी बताएं आपने जो है वो फौज कैसे भेजी, आपने कौन कौन से गलत फैसले किए। जाहिर बात है क्योंकि उसको ये डर था कि चूंकि मुल्क जो है वो उसके दो टुकड़े हो चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें मुर्दे इल्जाम ठहराया जाए और हमारे खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई शुरू कर दी जाए। तो इसलिए जो है वो जो भी पार्लियामेंट ने या उस जमाने में जो भी प्रेसिडेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने किया था उस सब को यहाँ पर वैलिडेट किया गया। लॉ की जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड, कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड की गई। नो लीगल एक्शन और सू कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एनी पर्सन और अथॉरिटी फॉर एक्सरसाइजिंग कंप्लाइंग विद सच पावर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। कहता है इस पीरियड के दौरान में किसी भी अथॉरिटी ने, किसी पावर ने
ठीक है, किसी अथॉरिटी है कोई और कोई फोर्स है, उसने अगर किसी भी किस्म की कोई पावर इस्तेमाल किया और या लोगों के ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो वेपन इस्तेमाल किया है या इसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल किया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो उनको किसी किस्म का कोई सवाल जवाब जो है वो नहीं पूछा जाएगा उनसे, उनके ऊपर उनका कोई लीगल एक्शन, कानूनी जो है वो एक्शन नहीं लिया जाएगा उनपे। असल का इसमें जो पर्पस है वो ये था कि वो जो सारे का सारा हंगामा हुआ, ठीक है, और उसके बाद जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है वो बहुत चलता रहा, ठीक है, लोगों को मारा भी गया, उनको उठाया भी गया और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हुई और आखिरकार उसका जो रिजल्ट है वो सिर्फ ढाका की लड़की और मगरबी पाकिस्तान अलग अलग हो गए। तो इस सारे के दौरान में जो कुछ भी हुआ है वो सारे का सारा वैलिड, कानून के मुताबिक क्या है, वैलिड। और इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 9 है, आपने आर्टिकल को याद रखना है। अब बात करते हैं जी आर्टिकल 270 की। ये क्या है जी, टेम्परेरी वैलिडेशन ऑफ लॉज ऑर्डिनेंस रेगुलेशंस अंडर प्रीवियस पार्लियामेंट मजलिस शूरा कैन वैलिडेट और प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट ऑर्डर्स मार्शल लॉज रेगुलेशन ऑर्डर्स एंड अदर लॉज मेड बिटवीन 25 मार्च 1969 एंड 19 दिसंबर 1970। कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो वैलिडेट कर सकती है वो तमाम प्रोक्लेमेशंस को, अगर वो चाहे। प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स हैं, मार्शल लॉ रेगुलेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं या एनी अदर लॉ जो भी बना है 25 मार्च 1969 से लेके 19 दिसंबर 1971 तक। अब ये जो 1971 तक के जो भी इनके एक्ट थे उनको अब तहफ्फुज फराहम कर रहे हैं इस आर्टिकल के तहत। सच वैलिडेशन कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। इस तरह की जो वैलिडेशन है इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इवन इफ अ जजमेंट सेज अदरवाइज। अगर इसके खिलाफ भी जजमेंट आ जाए तो भी उस जजमेंट को नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा। ये वाला जो आर्टिकल है इसको ऐसे ही समझा जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है। ऑल एक्ट्स ऑर्डर एंड प्रोसीडिंग डन अंडर दीज पावर्स ड्यूरिंग द पीरियड आर डीम्ड वैलिड। ठीक है जी, वैलिड है जी, जो भी किया हमने वो वैलिड। बट पार्लियामेंट कैन इनवैलिडेट देम विद इन 2 years बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोथ हाउस। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसको क्या कर सकती है, इनवैलिडेट कर सकती है। ये कह सकती है कि भाई ये जो हुआ था ये गलत हुआ था। इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट, ज्वाइंट सिटिंग के अंदर अगर 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 कोई डिसएग्रीमेंट है तो फिर ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। अब भुट्टो साहब को पता था कि मैंने ही रहना है, 2 साल के बाद भी मैं ही होगा, तो 2 साल के अंदर अंदर जो है वो कौन इसको दोबारा पार्लियामेंट में लेके जाएगा, तो किसी ने नहीं लेके जाना। अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑर्डर, ऑल प्रोक्लेमेशन ऑफ 5 जुलाई 1977 मार्शल ऑर्डर रेगुलेशन प्रेसिडेंट्स ऑर्डर and related acts between 5th July 1977 and its articles commencement are deemed to have valid and cannot be challenged in the court. All acts made and proceedings under these powers are always considered valid and be made in good faith. अब ये 5 जुलाई 1977 को जो है उसके बाद जो भी हुआ सही है। उसके बाद भी सारी बात आपको पता है कि मार्शल लॉ लग गया था और जियाउल हक साहब आ गए थे, उनको भी वैलिडेट किया गया है इसके तहत। जो भी मार्शल लॉ होता था ना, फिर उसके बाद क्या किया जाता था, आइन में एक तरमीम कर दी जाती थी, ठीक है, और क्या किया जाता था, उसको वैलिडेट कर दिया जाता था कि जो भी मार्शल लॉ लगाया गया है उसके बाद जो भी कुछ किया गया वो सारे का सारा वैलिड है, ओके है, ताकि इसको कल को बाद में कोई कोर्ट में चैलेंज ना करे। एक्ट्स ऑर्डर एंड प्रोसीडिंग अंडर दीज पावर्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड वैलिड एंड मेड इन गुड फेथ। Laws in force before the article continue until amended, repealed, or altered by the competent authority। कहते जो भी लॉज हैं वो वैसे के वैसे चलते रहेंगे जब तक उनको कोई अमेंड ना करे, रिपील ना करे, ऑल्टर ना करे। नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन और अथॉरिटी फॉर द एक्शन अंडर दीज पावर्स। ठीक है, तो उस दौरान में जो भी पावर्स एक्सरसाइज की गई हैं तो उसके ऊपर किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई कानूनी चाराजोई नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 270 ए है, डिक्लेरेशन ऑफ द कंटिन्यूअस ऑफ लॉ, The Proclamation of Emergency 14 अगस्त 1999। अब ये 1999 वाली ये मुशर्रफ साहब वाली इमरजेंसी है। एंड स्पेसिफिक चीफ एग्जीक्यूटिव लीगल फ्रेमवर्क। अब आप गौर करें तो ये सारे के सारे जितने भी मार्शल लॉज लगे हुए हैं अब उनको जस्टिफाई किया जा रहा है यहाँ पे, यानी कि 1973 के बाद जो जो मार्शल लॉ लगे, चीफ एग्जीक्यूटिव और लीगल फ्रेमवर्क एलएफओ दिया था मुशर्रफ ने जी 1999 से 2002 तक, उसको एलएफओ के तहत चलाया था। आर डिक्लेयर्ड विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड हैव नो लीगल इफेक्ट। ये कहा गया कि वो जी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी वगैरह जो की गई थी ना वो विदाउट लीगल इफेक्ट की गई थी और इसकी अब कोई कानूनी हैसियत नहीं ली है। ठीक है, ऑल अदर लॉज, प्रेसिडेंट ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशंस मेड बिटवीन 12 अक्टूबर 1999 से लेके 31 दिसंबर 2003 तक कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल ऑल्टर। ठीक है, जो भी जो है वो प्रेसिडेंट ने इस दौरान, यानी मुशर्रफ साहब जो है उस टाइम बैठे हुए थे, सारी बात इलेक्शन तो उन्होंने बाद में जाके करवाए हैं 2002 के बाद, तो वो कहते हैं कि जो भी ऑर्डर दिए हैं, जो ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर, क्योंकि उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा जो है वो मुशर्रफ ने, अगर आप गौर करें तो जब वो बना था तो उसने सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव का जो ओहदा है वो लेना पसंद किया। 12 अक्टूबर 1999 से लेके 31 दिसंबर 2003 तक जो है जो भी एक्शन वगैरह हैं ये सारे के सारे
वैलिड कंसीडर किए जाएंगे, या लॉज जो है वो उनको वैलिड कंसीडर किया जाएगा अनटिल अनलेस के उनको अल्टर, रिपील या फिर अमेंड ना कर दिया जाए, ठीक है। अदरवाइज जो है वो बिल्कुल वैलिड है। ये इसका मकसद भी यही था कि 1999 वाला जो एग्जाम था उसको आईनी सपोर्ट प्रोवाइड करना, आईनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जजेस हु टुक ओथ अंडर द ओथ ऑफ द ऑफिस जजेस ऑर्डर 2000 are deemed validly holding office. Those who not are in office for pension purpose. अच्छा भाई, जो जजेस हैं, अब आपको याद होगा कि उन्होंने पीसीओ के जजेस जो है वो एक टर्म निकाली थी कि ये जो पीसीओ वाले जजेस हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाया, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठा लिया था वो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, और जिन्होंने नहीं उठाया एंड दोज हु डिड नॉट आर डीम्ड इन ऑफिस फॉर पेंशन पर्पस, कि वो शख्स जो है उनको रिटायर कर दिया गया, वो सिर्फ पेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं, अदरवाइज जो है उनका कोई लेना देना नहीं। एक्ट ऑर्डर्स अपॉइंटमेंट्स एंड प्रोसीडिंग्स डन अंडर द वैलिड लॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड आर डीम्ड वैलिड एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय द कोर्ट। जो भी एक्ट बनाए गए, ऑर्डर दिए गए, अपॉइंटमेंट्स की गई यानी बंदे हायर किए गए, ठीक है, कोई और प्रोसीडिंग्स जो है वो की गई उस दौरान में, सारा कुछ जो भी किया गया है वो सारा कुछ वैलिड, यानी कि हर चीज को वैलिड करार दिया जा रहा है कि ताकि बाद में कोई लीगल एक्शन ना ले। नो लीगल प्रोसीडिंग कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एनी पर्सन, अथॉरिटी और एक्शन अंडर दीज पावर्स। इन पावर्स को यूज करने के ऊपर किसी भी शख्स के खिलाफ, किसी अथॉरिटी के खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो ये जब मार्शल लॉ लगाए जाते हैं फिर उसको इस तरह का कवर दिया जाता है। अच्छा भाई बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है लॉज अंडर द कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल अमेंडेड, रिपील्ड और डेवलप्ड टू प्रोविंस with full effect of taxes and fee maintained until changed by the legislature। कहते मुश्तरका फहरिस्त के अंदर जो मुश्तरका फहरिस्त, अब आप कहेंगे ये मुश्तरका फहरिस्त कहाँ से आ गई, तो जरा गौर कर, 18वीं याद कर कब होती है, 2010, जिसके तहत क्या किया गया, जो सूबे हैं उनको बहुत सारे इख्तियारात दिए गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है वो सूबों को दे दिए गए। तो अब कुछ जो है वो ऐसे एरियाज थे अंडर दी कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट, मुश्तरका फहरिस्त थी कि जो एरियाज जो है वो विफाक के अंदर भी आ रहे और सूबों के अंदर भी आ रहे, ठीक है। अब उनकी बात हो रही है कंटिन्यू इन फोर्स। अब वो जो कहता है कि ऐसे लॉज जो मुश्तरका है, मिसाल के तौर पे हम लोग बात करते हैं कि फूड जो है उसका डिपार्टमेंट प्रोविंसेस के अंदर भी मौजूद है और नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है वो वहां पर उसमें भी मौजूद है, विफाक, इसी तरह बहुत सारे ऐसे और डिपार्टमेंट भी हैं जो कि प्रोविंसेस में भी है, सूबों के अंदर भी हैं, ठीक है। तो पहले वो जो है वो सिर्फ प्रोविंसेस और सूबों उसके फेडरल के पास थे। तो अब जबकि बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है वो सूबों को दिए गए, सूबों को इख्तियारात दिए गए हैं। इख्तियारात का मतलब है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो अब क्या है, विफाक से लेके सूबों को दे दिए जाएंगे, यानी ये विफाक है तो यहाँ से बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है वो लेके सूबों को दे दिए जाएंगे। अब उसमें क्या हो, उसमें क्या कबाहत है, वो ये है कि कुछ कवानीन ऐसे हैं जो कि दोनों के पास, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ है, इसी तरह से फूड से रिलेटेड भी है, कुछ ऐसे हैं जो उनको जो है मुश्तरका फहरिस्त में डाला हुआ है उन्होंने, जो कि जिसको जिसको विफाक भी देख रहा है और जिसको सूबे भी देख रहे हैं। कंटिन्यू इन फोर्स, ठीक है, वो जो लॉज है वो कहता है कि वो कंटिन्यू इन फोर्स, वो उनकी अपनी जगह बरकरार रहेंगे अनटिल अमेंडेड, जब तक उसको अमेंड ना कर लिया जाए, रिपील ना कर दिया जाए, डिवॉल्व टू, ठीक है, और डिवॉल्व टू प्रोविंसेस या फिर प्रोविंसेस को मुकम्मल तौर पे ना दे दिया जाए, विद फुल इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड फी मेंटेन्ड अंटिल चेंज्ड बाय लेजिस्लेचर। कहते हैं कि जो भी करना है लेकिन टैक्सेस और फीस जो है उसके तहत वो आपने वसूल करते जाना है, ठीक है, चाहे वो विफाक वसूल करे या पंजाब वसूल करे या कोई और सूबा वसूल करे, वो आपने फीस और टैक्सेस वगैरह नहीं छोड़ने। डेवोल्यूशन ऑफ कंकरेंट मैटर्स टू द प्रोविंसेस टू बी कंप्लीटेड। अब उन्होंने कहा है कि जो मुश्तरका फहरिस्त के अंदर जो भी कवानीन है और जो कि एक दूसरे से बाज़ तसादम भी होते हैं, ठीक है, एक दोनों ने कानून साजी की हुई है, तो ऐसे जो कवानीन है उनको ठीक कर लें आप 30 जून 2011 तक। 2010 के अंदर ये अमेंडमेंट आई और 30 जून 2011 तक का टाइम दिया गया कि इसको आप ठीक कर लें विद एन इम्प्लीमेंटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अब उन्होंने कहा कि जब ये जो 2010 अमेंडमेंट आई ना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें आइन में बहुत ज्यादा तरमीम की गई और इस पर्पज के लिए क्या किया गया, एक इम्प्लीमेंटेशन कमीशन बनाया गया, ताकि उनको ये था कि जब तक हम बैठे हुए हैं, हुकूमत में मौजूद हैं, ठीक है, ये जरदारी के दौर की बात है, तो तब तक हम जल्द अज जल्द जो है वो ये सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट करवा लें। आई होप कि मैंने आपको ये समझाने में कामयाब रहा हूँ कि ये जो लाइन है इसका स्पिरिट क्या है। आर्टिकल 270A ओमिट कर दिया गया, आर्टिकल 270B की बात करते हैं। इलेक्शंस टू बी डीम्ड टू बी हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कहा कि इलेक्शंस हेल्ड अंडर 1977 इलेक्शंस ऑर्डर एंड
2002 कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शंस ऑर्डर आर डीम्ड टू हैव वैलिड अंडर द। ये जो इलेक्शंस हुए थे 1977 के, ठीक है, जिसके बाद जिसमें धांधली हुई और उसके बाद मुल्क के हालात खराब हो गए, फिर 2002 के इलेक्शंस हुए जो कि मुशर्रफ ने आगे करवाए, ठीक है, इसकी बात करें तो वो क्या कहा उन्होंने, कहा कि वो उनको वैलिड समझा जाएगा, ठीक है, और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ही समझा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि ये गलत। दीज इलेक्शंस हैव full legal effect if they are conducted according to the constitutional provision। उन्होंने कहा कि इनका फुल लीगल इफेक्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, अगर कानून के मुताबिक। हाँ, अगर कुछ छोटे मोटे मसले मसाइल हैं तो उसको आप देख सकते हैं इंडिविजुअली, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे इलेक्शन को जो है वो आप नल एंड वॉइड करा, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 270 बी है, जनरल इलेक्शन 2008 की बात कर रहे हैं। 2008 जनरल इलेक्शन नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज 18 फरवरी 2008 आर डीम्ड वैलिड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये भी मुशर्रफ दौर के अंदर जो है वो ये की गई थी 2008 में, आपको पता है, ठीक है, 2008 में मुशर्रफ दौर का ये जो जो भी इकदाम है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए की गई थी 2008 में, आपको पता है इलेक्शन, और जिसके अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको बहुत ज्यादा अक्सरियत मिल गई क्योंकि जो है वो शहादत हो। तो भाई ऐसा होता है, आर डीम टू वैलिड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको जो है इन इलेक्शंस को भी 2008 वाले जो इलेक्शंस हैं इनको भी वैलिड करार दिया गया। दीज इलेक्शंस हैव फुल लीगल इफेक्ट एज इफ कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और ये जो इलेक्शंस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत ही करवाए गए हैं, यही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, यही एडमिट किया जाएगा, एक्नॉलेज किया जाएगा। आर्टिकल 270 पे आ जाए, फर्स्ट नेशनल असेंबली प्रोविजन। पहली नेशनल असेंबली जो है वो क्या है, नेशनल असेंबली कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु हैड टेकन ओथ इन द असेंबली एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस। अच्छा, अब कहता है कि जो पहली नेशनल असेंबली है, फर्स्ट नेशनल असेंबली है, उसमें क्या क्या कुछ होगा, वो मेंबर्स होंगे हु हैड टेकन ओथ इन द असेंबली एग्जिस्टिंग इमीडिएटली, जो एग्जिस्टिंग असेंबली से जिन्होंने ओथ लिया हुआ है बिफोर द कमेंस। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से पहले जारी बात है असेंबली लोग तो मौजूद थे, ठीक है, असेंबली जो है वो तो मौजूद थी। तो नेशनल असेंबली जो है, पहली नेशनल असेंबली में वो लोग आ गए, और क्या कौन कौन लोग हैं, मेंबर्स इलेक्टेड टू फिल एडिशनल सीट फिल करने के लिए जो मेंबर इलेक्ट किए गए वो है। उसके बाद कौन, असेंबली कंटिन्यूज अंटिल 14 अगस्त 1977, ठीक है, 14 अगस्त 1977 तक कायम रहेगी। ये जो है शुरू से ही लिखा हुआ था, ये भुट्टो साहब के दौर में ही लिखा गया, क्योंकि 14 अगस्त 1973 को ये आइन नाफिज होता है, और कब तक चलना था इसे, 14 अगस्त 1977 तक, अनलेस डिसॉल्व अर्लियर, इससे पहले चाहे पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकती है। इसके बाद है जी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स फॉलो द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट फॉर कैजुअल वैकेंसीज और एडिशनल सीट्स। जगह क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर जो है ना, उसमें क्या किया जाएगा, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाएगा। इंटरिम कौन था, 1972 वाला, वो जो एक अबूरी आइन दिया गया था, ठीक है, अबूरी आइन, जब मुल्क के हालात खराब थे तो एक अबूरी आइन भी दरम्यान में 1972 का दे दिया गया था, ये उसकी बात हो रही है। तो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना एमएनए एमपीए वगैरह की, उसने कहा कि पहली असेंबली के अंदर वो उसी के मुताबिक ही होगी, ठीक है, इससे पहले जो लॉ चल रहा है। मेंबर्स होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मस्ट रिजाइन फ्रॉम इट विद इन 3 months ऑफ द कमेंसिंग, ठीक है, मेंबर्स होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी ने होल्ड किया, वो कोई जॉब वगैरह की हुई है, तो 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो जॉब छोड़ दे, या फिर ये सीट छोड़ दे, या तो वो वाली जॉब छोड़ दे या फिर ये वाली सीट छोड़ दे, एक ही काम करना पड़ेगा, लहदा लहदा नहीं कर सकते। तो बच्चों ये जो है वो नेशनल असेंबली है, पहली नेशनल असेंबली की बात हो रही है। द पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ बोथ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली मस्ट रिजाइन वन, एक शख्स जो है वो नेशनल असेंबली का भी मेंबर है, प्रोविंशियल असेंबली का भी मेंबर बन गया, ठीक है, दोनों तरफ से जीत गया, तो एक सीट सिर्फ वो रख सकता है, ठीक है, वन पर्सन वन, ये वाला रूल यहाँ पे एप्लीकेबल। कैजुअल वैकेंसीज हैं जी ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन आर फिल्ड एज दे वुड हैव बीन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। जो कैजुअल वैकेंसीज हैं, इसके अलावा कैजुअल वही होती है कि किसी की डेथ हो गई तो वैकेंसी खाली हो गई, किसी ने रिजाइन कर दिया तो वैकेंसी खाली हो गई, कोई डिस्क्वालीफाई हो गया किसी वजह से, ठीक है, जैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं, कोई जाली डिग्री निकल आती है, या किसी और वजह से किसी को कोई सजा हुई तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उस बेस के ऊपर जो है वो कोई वैकेंसी कैजुअल निकल आती है, आर फिल्ड एज दे हैव बीन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वो जिस तरह फिल की जा रही थी उसी तरह से फिल की जाएंगी। मेंबर्स मस्ट टेक द ओथ प्रिस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 के तहत जो वो ओथ लेंगे, फेलियर टू डू सो विद इन 21 डेज, 21 दिन के अंदर अगर ओथ नहीं लेते ऑफ द फर्स्ट असेंबली मीटिंग, रिजल्ट्स वैकेंसी ऑफ द सीट, इसका मतलब है कि उनकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी, उनको सीट जो है वो छोड़नी पड़ेगी, 21 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ओथ लेना लाज। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेनेट, पहले सेनेट की बात की जा रही है, पहला सेनेट है, द फर्स्ट सेनेट कंसिस्ट ऑफ 45 मेंबर, पहले सेनेट में याद रखें 45 मेंबर्स। इस वक्त सेनेट में कितने मेंबर हैं, 96 मेंबर्स है, ठीक है,
उस वक्त कितने थे? 45 मेंबर। द फर्स्ट सेनेट कंसिस्ट ऑफ 45 मेंबर्स until the first national assembly under the constitution continues with adjusted numbers in article 59 provincial and federal representation। फर्स्ट सेनेट जो है उसने बताया जी कि उसमें 45 मेंबर हैं until the first national assembly under the constitution continues with adjusted numbers of article 59 provincial and federal representation। अच्छा भाई, फर्स्ट सेनेट क्या था? फर्स्ट सेनेट कंसिस्ट ऑफ 45 मेंबर्स until द फर्स्ट नेशनल असेंबली अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू। और फिर ये चलता रहा उस वक्त तक जब तक कि पहली नेशनल असेंबली जो है फर्स्ट एनए ये जो है वो चलती रही, उसके साथ साथ ये भी चलता रहा। वॉज एडजस्टेड नंबर्स इन आर्टिकल 59। फिर आर्टिकल 59 जहां पे हमने ये पढ़ा था कि सेनेट के अंदर जो है वो कितने अरकान होते हैं, टेक्नोक्रेट्स कितने हैं, ठीक है, उलमा की कितनी सीट्स हैं, फीमेल की वगैरह, ये सारा हमने वहां पे पढ़ा था। तो फिर उसके वहां क्या किया गया, आर्टिकल 59 के तहत उसको बाद में एडजस्ट कर दिया गया प्रोविंसेस को, और फिर फेडरल को जो है जो वहां रिप्रेजेंटेशन दी हुई है उसके मुताबिक उसको रिप्रेजेंटेशन दे दी गई। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जो आर्टिकल 272 है, ये सिर्फ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ऑफ सेनेट, पहला जो सेनेट है ये सिर्फ उसकी हद तक है। ये बाद वाले जो सेनेट बनते रहे हैं उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं हो। तो मेंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के अंदर लोगों को डिवाइड किया। ग्रुप वन क्या था? 5 फ्रॉम ईच प्रोविंस। 5 फ्रॉम ईच प्रोविंस का मतलब है कि 20 लोग ये हो गए, ठीक है। 2 फ्रॉम फाटा, 1 फ्रॉम फेडरल कैपिटल, प्लस 2 फाटा के प्लस 1 जो है वो फेडरल कैपिटल के, कितने हो गए? 23 टोटल हो गए 23। एक ग्रुप ये हो गया। उसके बाद 2 ग्रुप, उसके बाद 5 फ्रॉम ईच प्रोविंस, दूसरा ग्रुप जो है वो बनाया गया, उसमें से 20 ये हो गए। 5 फ्रॉम ईच प्रोविंस, पांचों का 20 ये हो गए। 1 फ्रॉम फाटा और 1 फ्रॉम फेडरल कैपिटल। तो ये कितने हो गए जी? 20 और 1 21 और 1 22। तो ये 22 और 23 कितने हो गए? 22 जमा 23 इज इक्वल टू 45। तो इस तरह से ये टोटल जो है वो 45 है, जो ऊपर मैंने आपको बताया, ये उसकी कैलकुलेशन है। लेकिन ये सिर्फ पहले सेनेट की हद तक है। उसके बाद फिर क्या किया गया था? आर्टिकल 59 को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया गया। सक्सेसर टू मेंबर्स सर्व अ 4 ईयर टर्म, कैजुअल वैकेंसीज आर फिल्ड द रिमेनिंग टर्म। उसने कहा कि ये जो सक्सेसर्स हैं आर मेंबर सर्व एज 4 ईयर, इनकी जो टर्म है वो 4 साल की थी, ठीक है। अब ये दो ग्रुप क्यों बनाए गए? उसकी वजह यह है कि ये डिसाइड किया गया कि जो ग्रुप वन में जो जो लोग आएंगे, ठीक है, और ये जो है कुरअंदाजी के जरिए इनको लाया गया था। ग्रुप वन में जो लोग आएंगे उनकी जो टाइम पीरियड होगा वो 2 इयर्स होगा, और ग्रुप टू में जो लोग आएंगे उनका 4 ईयर होगा। सही है। ग्रुप वन में कितने लोग थे? 23। और ये 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे 1973 में असेंबली बनती है, तो 1975 में क्या होगा कि ये वाले 23 लोग रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, ये, और नए 23 लोग जो हैं वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तादाद फिर वही 45 हो जाएगी। उसके बाद 1975 के बाद फिर 2 साल 1977 में क्या होगा? अब ये जो पहले वाले 23 जो यहाँ से रिटायर हुए थे, उसके अलावा भी तो यहाँ पे 23 मौजूद है ना। अब वो जो 23 है वो यहाँ पे आके रिटायर हो, रिमेनिंग 23 पुराने वालों में से, इधर में से जो 45 में से बचे हुए, 45 में से 23 जो है वो तो यहाँ रिटायर हो गया, फिर 22 बचते हैं, तो 22 जो है वो यहाँ रिटायर हो, यहाँ आ गए। इसका मतलब ये है कि 1973 से 75 वालों ने कितना टाइम जो है वो हुकूमत की, या कितना टाइम जो है वो उन्होंने सेनेट की मेंबरशिप को एंजॉय किया? 2 साल। और 1973 से 77 वालों ने 4 साल। तो इसके मुताबिक जो है ये 2 साल और 4 साल इन्होंने बताया। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपको इजी वे में समझा। फर्स्ट प्रोविंशियल असेंबली है भाई, ये पहली प्रोविंशियल असेंबली जो है उसने कैसे काम किया? तो उसमें मेंबर्स ऑफ द असेंबली एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस, ठीक है, जो पहले के लोग थे उन्हीं से असेंबली बना ली गई, ठीक है। द फर्स्ट प्रोविंशियल असेंबली कंसिस्ट ऑफ, अब ये प्रोविंशियल असेंबली की बात हो रही है, सारी प्रोविंशियल असेंबलीज की। इससे पहले सारी बात है जो प्रोविंशियल असेंबली के एमपीएस वगैरह मौजूद थे उन्हीं से ये बनी। एडिशनल मेंबर्स इलेक्टेड टू फिल, कोई एडिशनल मेंबर बाद में भी सिलेक्ट किए गए। द असेंबली कंटिन्यूज, ये बिल्कुल विफाक वाली, जो विफाक के साथ ही जो टर्म्स एंड कंडीशन वो यहाँ पे 14 अगस्त 1977 तक कायम रहेगी, ठीक है। और अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर रेफरेंस टू द टोटल मेंबरशिप इज एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, ठीक है, टोटल मेंबरशिप भी जो है उसके अकॉर्डिंगली क्या कर ली? एडजस्ट कर ली गई। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉलो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। क्वालिफिकेशन है एमपीएस की, यहाँ पे अब जारी बात है प्रोविंशियल असेंबलीज हैं तो यहाँ पर एमपीएस होंगे। इनकी क्वालिफिकेशन है या इनकी डिस्क्वालीफाई करना है तो वो जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्सेप्ट कैजुअल वैकेंसीज एंड एडिशनल, तो वो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगा। मेंबर्स होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो किसी ने कोई प्रॉफिट का ऑफिस होल्ड किया हुआ है, यानी कोई सैलरी वगैरह से ले रहा है, तो वो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? मस्ट रिजाइन फ्रॉम इट विद इन 3 months ऑफ द कमेंसिंग। इस आइन के आने के 3 महीने के अंदर अंदर वो क्या करेगा? वहां से रिजाइन करेगा, अदरवाइज सीट वैकेंट कर दी जाएगी, उस पर इलेक्शन करवा दिया जाए। फिर आ जाते हैं जी, कैजुअल वैकेंसीज आर फिल्ड एज दे वुड हैव बीन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैजुअल वैकेंसीज अगर आती है, कोई रिजाइन कर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको उसी तरह फिल किया जाएगा जिस तरह इनसे पहले पहले हो रहा था। मेंबर्स मस्ट टेक द ओथ प्रिस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल 65, ठीक है, आर्टिकल 65 के तहत जो है वो लेंगे ओथ विद द
आर्टिकल 127 रीड करेंगे इसको हम आर्टिकल 127 के साथ मिला के। फेलियर टू डू सो विद इन 21 डेज, 21 दिन के अंदर अगर कोई शख्स ओथ नहीं लेता, हल्फ नहीं लेता, तो उसके साथ क्या उसकी सीट वैकेंट कर दी जाएगी, उसको क्या वैकेंसी क्रिएट कर दी जाएगी, उसकी जगह किसी और को हायर कर लिया जाएगा। आर्टिकल 274 है जी, वेस्टिंग प्रॉपर्टी एसेट्स राइट लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन। प्रॉपर्टी एंड एसेट्स वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट और in the president of federal government before the commencement of the constitution vest in the federal government unless used by the provincial purposes in which they are vested in respective provinces। कहते हैं जो प्रॉपर्टी प्रेसिडेंट के या एसेट है या प्रॉपर्टी है जो फेडरेशन की थी वो फेडरेशन की रहेगी, जो प्रोविंस की है वो प्रोविंस की रहेगी। यानी इस लॉ से पहले जो प्रॉपर्टीज फेडरल की है वो फेडरल की रहेंगी, जो विफाक की है, जो सूबों की है वो सूबों की ही रहेंगी। प्रॉपर्टी एंड एसेट्स वेस्टेड इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिफोर द कमेंसमेंट remain with the province unless used for federal purposes in which case they vest in the federal government। हाँ, अगर आमतौर पे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रहेंगी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो अगर उनसे लेना चाहता है तो वो ले सकता है, अपने जरूरियात के लिए जो है उसको डिस्पोज कर सकता है। ठीक है, डिस्पोज ऑफ राइट्स लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंटिन्यू एज। कहते हैं राइट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस है किसकी, फेडरल गवर्नमेंट और किसकी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो भी पहले की तरह ही चलती रहेंगी except those matters which are transferred between federal and provinces and provincial government under the constitution which devolve accordingly। और कुछ जो है वो मैटर्स ट्रांसफर की होते, सारी बात है 18वीं तरमीम के बाद जो है वो कुछ मैटर सारी बात है ट्रांसफर भी हो गए, कुछ उधर से इधर आ गए, कुछ इधर से उधर आ गए, इस तरह वक्त के साथ साथ जो है वो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। तो जो मैटर ट्रांसफर हुए हैं, कुछ फेडरल से प्रोविंसेस में आए हैं, कुछ प्रोविंसेस से फेडरल में आए हैं, तो ये उसको भी कवर करेगा। आर्टिकल 275 है, कंटिन्यूअस इन ऑफिस ऑफ पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ऑल पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। सर्विस ऑफ पाकिस्तान का मतलब है सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट कंटिन्यू इन सर्विस अंडर द सेम टर्म्स एंड कंडीशन। तो जो इससे पहले सर्विस में थे वो भी जो है वो सेम टर्म्स एंड कंडीशन के तहत इस सर्विस में रहेंगे। दिस अप्लाइज टू की ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग, ये जजेस पे अप्लाई होता है, गवर्नर्स पे, चीफ मिनिस्टर्स पे, स्पीकर्स पे, डेप्टी स्पीकर्स पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, अटॉर्नी जनरल पे, एडवोकेट जनरल पे और ऑडिटर जनरल वगैरह सब के ऊपर अप्लाई होता है। दोज कंटिन्यूइंग इन ऑफिस मस्ट टेक द प्रिस्क्राइब्ड ओथ एज सुन एज प्रैक्टिकेबल। जो भी जो है वो ऑफिस अज्यूम कर रहे हैं वो क्या करें, अपना ओथ लें नए आइन के तहत। ऑल कोर्ट्स या अथॉरिटीज या ऑफिसेज एक्सरसाइजिंग फंक्शंस बिफोर कमेंसमेंट कंटिन्यू टू डू सो अंटिल द सेम जुरिस्डिक्शन अंडर द सेम जुरिस्डिक्शन एंड पावर। कहते हैं तमाम कोर्ट्स हैं या अथॉरिटीज हैं या ऑफिसेज हैं वो वही वाले फंक्शन पहले वाले जो है वो प्रोवाइड परफॉर्म करेंगे बिफोर कमेंसमेंट वाले, कंटिन्यू टू डू सो, कंटिन्यूएशन रखेंगे अंडर द सेम जुरिस्डिक्शन एंड पावर। उनकी जुरिस्डिक्शन भी वही रहेगी, उनकी पावर भी वही रहेगी। यानी इसका मकसद ये था कि अगर नया आइन आया तो पहले से जो चलते हुए काम है उनको डिस्टर्ब नहीं करनी है, नए सिरे से जो है वो कुछ नहीं करना। ओथ ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट, अब पहला प्रेसिडेंट जो है उसके ओथ की बात हो रही है। फर्स्ट प्रेसिडेंट मे टेक ओथ, ओथ मतलब हल्फ, अंडर आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 के तहत वो हल्फ लेगा। बिफोर, ये याद रखिएगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट का जो ओथ था वो आर्टिकल 42 के तहत था। बिफोर द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जो है उसने ओथ एडमिनिस्टर किया था। इफ द चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान इज एब्सेंट, अगर चीफ जस्टिस जो है वो एब्सेंट है तो फिर क्या करेगा, नेशनल असेंबली का स्पीकर जो है वो ओथ एडमिनिस्टर करेगा, अदरवाइज जो है वो चीफ जस्टिस करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये फर्स्ट ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो ये आपको पता लग गया कैसे होगा। उसके बाद है जी ट्रांजिशनल फाइनेंशियल प्रोविजंस। ट्रांजिशन एक आइन से दूसरे आइन तक की ठीक है, एक आइन से दूसरे आइन तक में जो जो जाने का है इसको क्या कहें, सारे सफर को ट्रांजिशन कहेंगे। ट्रांजिशन पीरियड, एक चीज से दूसरी चीज में दाखिल होना। ट्रांजिशन फाइनेंशियल प्रोविजन क्या है, ऑथराइज एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 30 जून 1973 रिमेन्स वैलिड फॉर द विड्रॉल फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। वो कहता है ये जो माली साल 30 जून 1974 को खत्म हो रहा है। अब देखें साल के तौर पर ये शुरू कब हुआ था, ये साल शुरू हुआ था 1 जुलाई 1973 को। इसका मतलब ये है कि आइन के नाफिज होने से एक महीना पहले की बात है, ये आइन के नाफिज होने से एक महीना पहले की। तो क्या ये वैलिड है या नहीं है, इसी के ऊपर बात। द ऑथराइज एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 30 जून 1974 रिमेन्स वैलिड। उसने कहा जो भी बजट दिया गया ना वो वैलिड ही। विड्रॉल फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, और विड्रॉल फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉल इसके जरिए क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। सही सारी बात है, मुल्क भी तो चलाना है ना। अब आपके पास जो है वो अप्रैल से लेके अगस्त तक जो है वो आपने आइन को नाफ किया, अभी आपने जो है वो एक
एक 14 अगस्त का दिन उसके लिए चूज किया, तो जारी बात है इन द मीन वाइल कोई ना कोई आइन तो काम करेगा ना, तो एक्सपेंडिचर जो है वो करेंगे और वो वैलिड होंगे। प्रेसिडेंट में ऑथराइज विड्रॉल ऑफ फंड्स फॉर एक्सेस एक्सपेंडिचर इन एनी फाइनेंशियल ईयर बिफोर 1 जुलाई 1973, यकम जुलाई 1973, और उससे पहले पहले जो भी ऑथराइज, जो भी एक्सेस एक्सपेंडिचर हो गए, यानी जो जितनी लिमिट थी उससे ज्यादा अगर एक्सपेंडिचर कर दिया, मिसाल के तौर पे लिमिट ये थी कि आपने 5 मिलियन का एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, लेकिन आपने कर दिया 8 मिलियन का, तो ये जो एक्सेस की अप्रूवल है इन इन द फाइनेंशियल ईयर बिफोर 1973 ऑथराइज, प्रेसिडेंट जो है वो उसको ऑथराइज कर देगा, यानी प्रेसिडेंट क्या करेगा कि एक अप्रूवल दे कि हाँ ये जो इलेक्शन, ये जो expenses हुए हैं, ये बिल्कुल ठीक हुए हैं। The provisions shall also apply to the provinces with reference adjusted to the governor, provincial government and provincial consolidated fund। तो कहता है ये जो सेम प्रोविजंस है ये प्रोविंसेस के लिए भी काम, सेम प्रोविजंस जो है वो प्रोविंसेस के लिए भी वैसे ही काम करेंगी, विद रेफरेंस एडजस्टेड टू द गवर्नर की जगह, ठीक है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसकी जगह आ जाएगा एंड प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड, यानी प्रेसिडेंट की जगह जहाँ पे ऊपर प्रेसिडेंट का वर्ड है उसकी जगह गवर्नर का वर्ड आ जाएगा, जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का वर्ड है वहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाएगा। उसने कहा कि ये सारी की सारी जो शिकें हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे भी अप्लाई होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जारी बात है नाम तो लिखना पड़ेगा ना उसमें, वरना लोग एतराज करेंगे। और जहाँ पे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड था वहां पे क्या आ गया, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड ये आ गया। तो ये इस तरह से क्या होगा, ट्रांजिशन हो जाए। आर्टिकल 278 अकाउंट्स नॉट ऑडिटेड बिफोर commencing date, accounts not audited before commencing। अब उसने कहा है the auditor general has the same powers and functions for accounts not completed or audited before the commencement of the constitution as per other accounts। मिसाल के तौर पे 14 अगस्त को बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि अभी जिनका ऑडिट नहीं हुआ। अब क्या वो ऑडिटर जनरल के अंडर आते हैं या नहीं आते, पिछले आइन के तहत पिछला आइन खत्म हो गया, तो उसने ये कह दिया कि वो ऑडिटर जनरल के अंदर आते हैं। यस सही है, वो क्या है, ऑडिटर जनरल के अंडर आते हैं, और ऑडिटर जनरल क्या करेगा, उनका ऑडिट करेगा। आर्टिकल 171 अप्लाइज टू दोज अकाउंट्स विद नेसेसरी मॉडिफिकेशन। आर्टिकल 171 जो है उन अकाउंट्स के अंदर आता है जो जिसके अंदर कोई नेसेसरी मॉडिफिकेशंस वगैरह हुई है इस आइन की कमेंसमेंट के बाद। लेकिन सब अगर अगर ऑडिट की बात की जाए तो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के अंडर सारे के सारे आएंगे। अब इसके बाद है जी कंटिन्यूअंस ऑफ टैक्सेस, के जो पहले से टैक्स ले रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। इन शॉर्ट आर्टिकल 279 है ऑल टैक्सेस एंड फीस लेविएबल अंडर द लॉज इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू बी लेविड। पहले से जो टैक्स ले रहे हैं वो लेते रहेंगे, सही बात है, ठीक है। दे रिमेन इन इफेक्ट अंटिल वेरीड और अबॉलिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। ये उस वक्त तक जो है वो इन इन इफेक्ट रहेंगे, ठीक है, इंटैक्ट रहेंगे। ये जो टैक्सेस हैं, ये जो लेवीज हैं, आमतौर पे खत्म नहीं करते, टैक्सेस बढ़ाते ही हैं, कम नहीं करते। गवर्नमेंट को जारी बात है पैसों की जरूरत होती है। अंटिल वेरिड आर अबॉलिश्ड बाय द एक्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। हाँ वो कहता है कि अगर कल को पार्लियामेंट जो है वो कोई लॉ मेकिंग करके इसको खत्म कर दे, टैक्स को, किसी सेस को, किसी और एक्साइज वगैरह को, या किसी भी चीज को, तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन अब ये जो है फॉर द टाइम बीइंग कंटिन्यू ही रहेगा। आर्टिकल 280 देखते हैं, कंटिन्यूअस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंटिल रिवोक। अब ये क्या कह रहा है, ऑन 23 नवंबर 1971, ये 23 नवंबर की इमरजेंसी, ठीक है, जो इमरजेंसी डिक्लेयर की थी भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ने। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज डीम्ड टू हैव बीन इशूड अंडर आर्टिकल 232 फ्रॉम द कमेंसिंग डे। सही है। दूसरी का प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी का जो ऐलान किया गया था, प्रोक्लेमेशन कहता है ऐलान को, इज डीम्ड टू हैव बीन इशूड अंडर आर्टिकल 232। आर्टिकल 232 जो इस आइन का आर्टिकल है, फ्रॉम द कमेंसिंग डे, ठीक है, कमेंसिंग डे से जो है ये देखा जाएगा कि इस आर्टिकल, इसको अब ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको रिट्रोस्पेक्टिव पुराना इफेक्ट दे रहे हैं कि ये इस आर्टिकल के तहत 232 के तहत वो जो हमने पहले इमरजेंसी लगाई थी ना, कब 1971, उसको भी इसके तहत कंसीडर किया जाएगा। एनी रूल लॉ ऑर्डर मेड अंडर दिस प्रोक्लेमेशन इज डीम्ड वैलिड। उसके तहत जो भी रूल बनाया गया, कोई अगर कोई ऑर्डर दिया गया, कुछ भी किया गया, वो उसको वैलिड ही समझा जाएगा। एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट फॉर इनकंसिस्टेंसी विद फंडामेंटल राइट्स इन चैप्टर 1 ऑफ द पार्ट 2। और उसको ये नहीं समझा जाएगा कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो हम इसको नहीं मानते, केस बात लिटिगेशन वगैरह के अंदर चले जाते। तो एनी रूल आर ऑर्डर मेड अंडर दिस प्रोक्लेमेशन, इस इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन है ना, ये इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन होता है ऐलान, इमरजेंसी का ऐलान कर, इज डीम्ड वैलिड, तो क्या होता है वैलिड है, एंड कैन नॉट बी चैलेंज, इनको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। कहाँ पे, कोर्ट में। फॉर इनकंसिस्टेंसी विद फंडामेंटल राइट्स, सारी बात है, फंडामेंटल राइट्स को तो आपने डिस्टर्ब कर दिया था ना जब इमरजेंसी लगती है, तो उससे क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स उनको क्या कर दिया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स खत्म,
और उसके बाद फिर लोगों को पकड़ पकड़ के जो है वो उनको मारा जाता है, उनको ठीक किया जाता है। तो ये इमरजेंसी की जो सिचुएशन है वो इस तरह की होती है। तो आर्टिकल 280 कंप्लीट हो गया। मैंने आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। अगर कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एडमिन वाले नंबर जो है वो आप अपना वॉइस नोट भेज के जवाब में मैं आपको वॉइस नोट भेज, तो आपके वॉइस नोट जो है वो मेरे तक पहुंच जाते हैं और मैं उसका जो जवाब है वो भी उन तक पहुंचा देता हूँ। तो आप लोगों तक वो जवाब भी पहुंच जाएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपने अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो दैट पर्टिकुलर सेक्शन आई विल बी एक्सप्लेन देयर। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंसाफ कर जो है बड़ा कॉम्प्लीकेट, कहीं से कोई कमी बेशी रह गई हो तो उसके लिए मैं जो है वो आपको पहले ही मैं एक्सक्यूज करता हूँ, ठीक है। तो आई होप के इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। इस क्लास के इस सेशन ने, जिसमें हमने ये टोटल तकरीबन 5 के करीब लेक्चर लिए हैं, तो 5 या 4 या 5, तो ये आपके लिए बड़े फ्रूटफुल रहे होंगे। आपके जो आपका जो जर्नी है पीरा लॉ का, बहुत सारी बेस्ट, अल्लाह आपको कामयाब करे। विश ऑल द बेस्ट। अल्लाह।